हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इस वीडियो में हम लोग प्लेन्स कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्लेन्स के बारे में बात की थी और कुछ टॉपिक्स किए थे हमने पिछले वीडियो में प्लेन्स के ऊपर, और कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, तो ये कंटिन्यूएशन है। और प्लेन्स जो बचा खुचा रह गया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। राइट, तो शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन से। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल जो होगा वो होगा क्या। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑरेंज प्लेन दिख रहा है और एक ब्लू लाइन दिख रही है। राइट, इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ डायग्राम में शो किया गया है। हमने प्लेन के ऊपर एक डॉटेड लाइन बना रखा है, उस लाइन और ये जो ब्लू लाइन हमने बना रखी है, जो सॉलिड लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और इसी एंगल को हम लाइन और प्लेन के बीच का एंगल बोलेंगे। राइट, बट ये वाला एंगल डायरेक्टली फाइंड कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस प्लेन पे उसका नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो रेड वाला लाइन आप देख रहे हो, ये प्लेन पे नॉर्मल है ना। अगर लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थीटा है तो फिर ये नॉर्मल के साथ जो लाइन एंगल बनाएगा वो 90 माइनस थीटा होगा। राइट, और डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज जो नॉर्मल है और जो प्लेन है इनके बीच का एंगल टोटल 90 हो जाएगा। ठीक है, और थीटा जो है सिर्फ इतना पोर्शन कवर कर रहा है, तो जो लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल ये वाला है, ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। राइट, सो अगर हम 90 माइनस थीटा निकाल पाते हैं तो थीटा भी निकाल पाएंगे। राइट, अच्छा, अब ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल हो गया है ना। बस इतना ही समझना था कि एंगल ये फाइंड कैसे होगा थीटा। अदरवाइज ये चीज़ तो हम अच्छे से जानते हैं कि दो लाइंस के बीच के एंगल या वेक्टर्स के बीच के एंगल हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं हम, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल z माइनस z1 अपॉन एन। ठीक है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, एल एम एन के बराबर। ठीक है, और ये जो आप नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर देख रहे हो या फिर नॉर्मल लाइन देख रहे हो प्लेन पे, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा वो इस प्लेन के इक्वेशन से आएगा। ठीक है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वही इसका नॉर्मल लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो जो प्लेन का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है वो है ए बी सी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो इसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, अगर आपको दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता हैं तो उनके बीच का एंगल भी पता होगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं ना। बट ये जो ब्लू लाइन और ये जो रेड लाइन है इनके बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा यूज़ करेंगे फॉर्मूला में, बिकॉज यही वो एंगल है जो कि इस फॉर्मूले से आने वाला है। सो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर में हमने क्या किया, रेस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियोज़ को मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया, डिवाइडेड बाई रूट अंडर जो पहला वाला लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन है, उनके कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके हमने जोड़ लिया। ठीक है, सेम गोज विद द सेकंड लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं, तो यहाँ पे हमने रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो ये आप रिलेट कर पा रहे होगे, दिस इज डायरेक्टली द फॉर्मूला, है ना। ये सीधा फॉर्मूला है जो कि हम पहले देख चुके हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ओके, सो एंगल निकालना इज नॉट अ बिग डील। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल रहा है। ठीक है, और वो डायरेक्टली फॉर्मूले से निकल जाएगा, बट अंतर यही है कि वो थीटा ना आके 90 माइनस थीटा आएगा। ओके, अब कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। सो साइन थीटा बिकम्स दिस, है ना, एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो, है ना। तो पहले जो हमने एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है ये सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, बस वहाँ कॉस थीटा होता था, यहाँ पे साइन थीटा आ गया, बिकॉज इस बार जो हम एंगल निकालने वाले हैं वो ये वाला है, ये थीटा है। राइट, ओके, सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक्चुअली दिस इज़ वेरी सिंपल, है ना, ये तो हम देख चुके हैं। इनफैक्ट आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी एंगल निकालने की बात आएगी तो डेफिनेटली वो हमेशा दो लाइंस के बीच में ही होगा। ठीक है, अगर आप दो प्लेन्स के बीच का भी एंगल निकाल रहे हो तो अल्टीमेटली वो क्वेश्चन कन्वर्ट होगा दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के टर्म्स में, है ना। और दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला जैसा हमने शुरू में पढ़ा था वैसे ही अभी और आगे भी वैसे ही रहने वाला है। सो जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सी दो लाइन है जिनके बीच का एंगल निकाल के हम एक्चुअल जो चीज़ पूछ रही है, जो एंगल पूछा गया है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। राइट, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो साइन थीटा के लिए एक्सप्रेशन तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये थीटा से रिलेटेड एक दो ऑब्जर्वेशंस है जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लिया कि प्लेन और लाइन पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है, पैरेलल हो जाते हैं, तो फिर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये राइट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको 0 होना पड़ेगा। अब ये फ्रैक्शन कब 0 होगा, जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा, राइट। मतलब LA + MB + NC 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है इसी के बेसिस पे है, इफ़ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन देन LA + MB + NC = 0, है ना। अगर पैरेलल होगा तो ऐसा होना ही पड़ेगा, है ना, ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू होगा, है ना। अच्छा, ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए। अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया है, एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है चेक करने के लिए। तो आप LA + MB + NC की वैल्यू निकालोगे, है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालोगे। अगर वो 0 के बराबर आता है तो हम बोल देंगे कि हाँ लाइन और प्लेन पैरेलल है, और नहीं आता है 0 के बराबर तो वो फिर इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो लाइन और प्लेन के केस में जो कन्फिग्रेशन है वो दो ही हो सकता है, या तो इंटरसेक्शन का हो सकता है, मतलब इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं वो, या फिर पैरेलल हो सकते हैं। स्क्यू टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो लाइंस के केस में ही होता है ना। लाइन और एक प्लेन है तो फिर उसको या तो पैरेलल होना होगा या तो इंटरसेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वो एक्चुअली में दो प्लेन्स के एंगल्स के बारे में, है ना, दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल है उसके बारे में, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में दो प्लेन के बीच के एंगल हम कैसे निकालते हैं वो हम देख चुके हैं, है ना। बट अगर आपको किसी प्लेन का कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ में एंगल निकालना हो तो वो थोड़ा सा आप इजीली कर सकते हो, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि आपका ये ऑरेंज प्लेन ही है और उसका इक्वेशन जो है यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है, ax + by + cz + d = 0, है ना। अब ABC क्या है, ABC तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन रेशियो को हमने कन्वर्ट किया डायरेक्शन कोसाइन में और वो आता है LMN के बराबर, ठीक है। मतलब ये हो गया कि ये जो रेड वाला लाइन है या वेक्टर है इसका डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा तो इस ऑरेंज प्लेन का कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ में एंगल भी मिल जाएगा, ठीक है। मान लिया कि ये जो ऑरेंज प्लेन है उसका एक्स प्लेन के साथ में एंगल था अल्फ़ा, ठीक है। तो फिर ना कॉस अल्फ़ा की वैल्यू L के बराबर होगी, ठीक है। मतलब LMN में L जो है वो कॉस अल्फ़ा है, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, इस प्लेन का एंगल एक्स प्लेन के साथ में। तो कॉस अल्फ़ा को L से इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा निकल जाएगा, ठीक है। मान लिया कि इस ऑरेंज प्लेन का एंगल वाई प्लेन के साथ में बीटा है, तो कॉस बीटा की वैल्यू M के बराबर है, ठीक है। और अगर इस ऑरेंज प्लेन का एंगल Z प्लेन के साथ में गामा है तो फिर कॉस गामा N के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए इस ऑरेंज प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के, तो आप उसको सीधे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा से इक्वेट कर सकते हो, और अल्फ़ा बीटा गामा ही इस प्लेन का एंगल हो जाएगा विथ एक्स वाई एंड जेड प्लेन्स, ठीक है ना, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं उनसे, ठीक है। एक चीज़ और, ये जो वाई जेड प्लेन लिखा है इसी को हम एक्स प्लेन भी बोलते हैं। जेड एक्स प्लेन जो है इसको हम वाई प्लेन बोलते हैं, और एक्स वाई प्लेन को हम लोग जेड प्लेन बोलते हैं। ये नोमेनक्लेचर आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया गया था इस चैप्टर के कि ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, वाई जेड प्लेन या फिर एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, x = 0, है ना। जेड एक्स प्लेन का y = 0 और जेड प्लेन का z = 0, है ना, ये इक्वेशन हो जाएगा इनका। तो फिर सिंपली आप ऐसा भी निकाल सकते हो कि अगर आपको फॉर्मूले के थ्रू जाना है तो फिर आप दोनों प्लेन का इक्वेशन आपको मिल गया, ऑरेंज प्लेन का गिवन है और ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स का इक्वेशन ये होता है, तो दोनों इक्वेशन मिल गए तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला से भी एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। बस ये पॉइंट ये था कि आप अगर कोऑर्डिनेट प्लेन के साथ में एंगल निकालना है तो आप डायरेक्टली इजीली निकाल सकते हो डायरेक्शन कोसाइंस को यूज़ करके, है ना, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x + 5/1 = y - 8/1 = z - 7/2 एंड द प्लेन 2x - y + z - x = 0, ठीक है। तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं जिसको हम LMN बोल रहे हैं वो है 1 1 2, और जो प्लेन है इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज़ हो गया 2 - 1 1, ठीक है।
तो फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ऊपर है एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 जो कि 2 आया, फिर 1 इंटू -1 दैट इज़ -1 एंड 2 इंटू 1 2, है ना। ओके, और डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, एल एम एन तो 1 1 2 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ई बी सी है 2 -1 1, तो दिस विल बिकम 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। अब ये दोनों जो अंडर रूट नीचे लिखे हैं वो 6 आ रही है इनकी वैल्यू, है ना, √6, और ऊपर न्यूमरेटर में हो रहा है 2 + 2 4 -1 3 के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया 3/6 दैट इज़ 1/2, और साइन थीटा 1/2 है, तो फिर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री के बराबर, है ना। सो वेरी इजी, है ना। डायरेक्शन रेशियोज आइडेंटिफाई किया, फॉर्मूले में रखा और फिर इवैल्यूएट कर दिया, आंसर आ जाएगा, है ना। वेरी सिंपल। सो आई थिंक यू गॉट दिस। लेट्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इमेज ऑफ अ लाइन इन अ प्लेन, ठीक है। तो मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि लाइन और प्लेन का 2 कन्फिग्रेशन हो सकता है ना। एक हो सकता है कि लाइन और प्लेन पैरेलल हो, और दूसरा हो सकता है कि लाइन और प्लेन इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। तो हम पहला केस देख रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ग्रीन लाइन है, ठीक है, और इस ग्रीन लाइन का इमेज निकालना है इस ब्लू प्लेन में, ठीक है, राइट। तो वो है आपका ये रेड लाइन, ये रेड लाइन आएगा, ऐसा कुछ इमेज दिखेगा। मतलब ऐसा मान लो कि ये एक मिरर है, ब्लू वाला जो प्लेन है वो मिरर है, और इसमें कोई स्टिक, ये ग्रीन कलर की स्टिक ऐसे रखी है, तो इसका इमेज इस तरह का बनेगा उसमें, ठीक है। तो आपको ये प्लेन का इक्वेशन गिवन होगा, ये लाइन का इक्वेशन गिवन होगा ग्रीन वाले का, और उसके बेस पे हमें रेड वाले लाइन का जो इमेज लाइन है इसका इक्वेशन निकालना होगा, ठीक है। तो आप इसको देखो कि जहाँ पे ये ग्रीन वाला लाइन प्लेन को कट कर रहा है, वहीं पे ये रेड वाला लाइन भी कट करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो तो इमेज है, तो फिर वैसे ही सारे पॉइंट्स अलाइन होंगे, है ना। जैसा कि आप एक इमेज की प्रॉपर्टी में होता है कि अगर आप कोई भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट इस पे चूज़ कर रहे हो ग्रीन वाले लाइन पे, तो उसका डिस्टेंस इस प्लेन से और इमेज में वही करस्पॉन्डिंग पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से वो सेम होने वाला है। तो जहाँ पे ग्रीन प्लेन और ग्रीन लाइन और ये ब्लू प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे डिस्टेंस तो 0 होगा प्लेन और लाइन के बीच में, तो दूसरा रेड वाला लाइन भी वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा ना। वैसे इतना डिटेल में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इमेज तो खैर सब कोई समझता होगा, है ना, कि एक मिरर में किसी चीज़ का इमेज किस तरह से बनेगा। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, है ना। एक्चुअली हम उस पॉइंट का यूज़ करने वाले हैं जहाँ पे ये ग्रीन वाला लाइन और ब्लू वाला प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट का यूज़ है। सो दैट्स वाई इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। बट पर्पस यही है कि यहाँ पे आप देख पाओ कि हाँ एक्चुअली जो अगर एक प्लेन और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका इमेज कौन सा लाइन होगा, है ना, वो एक विजुअल फील लेने के लिए यहाँ पे ऐसा एनिमेट करके दिखाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं कि ये रेड लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लू प्लेन है इसका इक्वेशन हमने मान लिया ax + by + cz + d = 0, और जो ग्रीन लाइन है उसका इक्वेशन मान लिया ये x - x1 अपॉन L = y - y1 अपॉन m = z - z1 अपॉन n, ठीक है। अब हमें इस ग्रीन लाइन का इमेज लाइन निकालना है इस प्लेन में, जो कि ये रेड वाला लाइन आएगा, ठीक है। अब ये रेड लाइन का इक्वेशन निकलेगा कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी लाइन को निकालने के लिए अगर आपके पास में उसके ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो निकल जाएगा वो लाइन का इक्वेशन, ठीक है। या फिर आपको लाइन पे एक पॉइंट और उसका डायरेक्शन गिवन हो तो निकल जाएगा, है ना। हम यहाँ पे पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि रेड लाइन पे 2 पॉइंट्स निकाल लें। अगर हमें रेड लाइन पे 2 पॉइंट्स मिल गया तो फिर हम रेड लाइन का इक्वेशन बहुत आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है। अब वो 2 पॉइंट्स होंगे कौन कौन से, तो एक तो हम ये वाला लेने वाले हैं जो कि ग्रीन लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो अगर लाइन का और प्लेन का इक्वेशन मालूम है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा दोनों का, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा, और एक पॉइंट हम जनरल पॉइंट मान लेंगे कोई इस ग्रीन लाइन पे, है ना। और इस पॉइंट को हम क्या ले लेंगे, x1 y1 z1। क्यों, क्योंकि ये प्लेन के इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा है कि x1 y1 z1 से ये पास कर रहा है, तो वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। अब जब इस x1 y1 z1 पॉइंट का जब हम इमेज निकालेंगे ना इस प्लेन में, तो वो नीचे उसका इमेज इस रेड लाइन पे कहीं ना कहीं फॉल करेगा। क्यों करेगा, जब ग्रीन लाइन का ही इमेज ये पूरा का पूरा रेड लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रीन लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं उनका इमेज इस रेड लाइन पे आ रहा है।
तो ग्रीन लाइन पे मैं कोई भी रैंडम पॉइंट चूज़ करूँगा और उसका इमेज इस प्लेन में निकालूंगा तो रेड लाइन पे ही लाई करेगा, है ना। तो एक पॉइंट ये मिल गया और एक इमेज वाला पॉइंट ये मिल गया रेड लाइन पे, तो 2 पॉइंट मिल जाएगा तो इसका इक्वेशन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ब्लू प्लेन एंड दिस ग्रीन लाइन, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को लैम्डा के बराबर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा के टर्म्स में हम जनरल कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट का इस ग्रीन लाइन पे। तो x क्या हो जाएगा, लैम्डा l प्लस x1, y हो जाएगा लैम्डा m प्लस y1 और z हो जाएगा लैम्डा n प्लस z1, ठीक है। ओके, ये हो गया जनरल पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है, मान लिया ये वो वाला पॉइंट है जो कि इस लाइन ग्रीन लाइन और ब्लू प्लेन का इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ पे वो पॉइंट है। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है जनरल पॉइंट, ये प्लेन पे भी लाई करेगा, मतलब ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। ओके, तो ये तो हो गया वो जनरल कोऑर्डिनेट्स, है ना, जिसको कि हम ए मान लेते हैं, है ना, ए मान लिया इसको। ये आपको प्लेन पे भी लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट ए प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और जो पॉइंट बी है, ये कौन सा पॉइंट मान लिया, x1 y1 z1, है ना। x1 y1 z1 कैसे माना, लाइन के इक्वेशन में है ये x1 y1 z1, मतलब ये इस ग्रीन लाइन पे कोई ना कोई रैंडम पॉइंट होगा, ठीक है। तो ए और बी मिल गया। अब इतने से हमारा काम हो जाएगा, हम ए और सी निकाल पाएंगे, है ना। ए तो फिलहाल लैम्डा के टर्म्स में है, तो लैम्डा रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो लैम्डा कैसे रिप्लेस होगा, इस तरीके से, इस प्रॉपर्टी से, ए लाइज इन द प्लेन, ए तो प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने इस प्लेन के इक्वेशन में रख दिया एक्स वाई जेड की जगह। तो एक्स क्या था, लैम्डा एल प्लस x1, वाई था लैम्डा एम प्लस y1 और z था लैम्डा एन प्लस z1, ठीक है, प्लस डी इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसे सॉल्व किया, लैम्डा वाले टर्म्स यहाँ पे ले आए, तो ये हो जाएगा लैम्डा एल प्लस बी एम प्लस सी एन प्लस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें लैम्डा मिल गया इतना, ठीक है। लैम्डा मिल गया मतलब हमें ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। अब बारी है सी की। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टी प्लस x1 बी टी प्लस y1 सी टी प्लस z1, जहाँ पे t की वैल्यू है ये, राइट, ये हो गया t की वैल्यू। अब ये कहाँ से आया, तो ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी पॉइंट का इमेज प्लेन में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट बी का इमेज इस प्लेन में पॉइंट सी है और सी का कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप बैक जाके वो चीज़ देख सकते हो, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ये चीज़ आती कैसे है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला रख दिया है ना, ठीक है, कि इमेज कैसे निकलेगा पॉइंट बी का और ये पॉइंट सी आ जाएगा उस तरीके से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया हुआ हमने। अगर इसकी थियरी देखनी है ये एक्चुअली में आया कैसे, है ना, तो वह आप बैक जाके देख सकते हो। एक्चुअली कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि हमने क्या किया, सी का कोई कोऑर्डिनेट मान लिया और फिर सी और बी का मिड पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मैं एच बोल दूँ, ये प्लेन में लाई करेगा और फिर हम क्या करेंगे कि उस कोऑर्डिनेट को इस प्लेन के इक्वेशन में रख देंगे बस और सेटिस्फाई करवा देंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि एच प्लेन में है तो उसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से आपको ये टी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन करा है ना। और ये जो लाइन बी सी है इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है लिखना। बी पॉइंट आपको पता है और आपको ये भी पता है कि ये जो लाइन है वो इस प्लेन के नॉर्मल है, तो जो प्लेन में जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है ना। तो इस बी सी लाइन पे आपको इसका डायरेक्शन रेशियो भी पता लग गया और पॉइंट बी भी पता लग गया, तो आप इक्वेशन तो लिख ही लोगे। और जब आप एक लाइन का इक्वेशन लिख लोगे तो उस पर एच का सी का कोऑर्डिनेट और एच का कोऑर्डिनेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। सी का जनरल पॉइंट मान लिया और बी और सी का मिड पॉइंट है एच, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से एच निकलेगा। उसमें मान लिया एक वेरिएबल टी या पैरामीटर टी आ रहा है या लैम्डा आ रहा है, कुछ भी मान सकते हैं, और फिर एच के कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दिया और वहाँ से पैरामीटर का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट और फिलहाल तो यहाँ वो सब डिटेल में लिखा नहीं हुआ है बट मैंने बता दिया और ये हमने डायरेक्ट फार्मूला से सी निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमें ए के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, सी के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, ठीक है। अब ए और सी का कोऑर्डिनेट पता ही लग गया तो लाइन का इक्वेशन हम आराम से अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से हमने मेंशन कर दिया कि ए कितना है ये चीज़ है और सी इतना है जिसमें लैम्डा की वैल्यू
ये है और टी की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ लाइन दिस इन द प्लेन दिस कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है, राइट। अगर आप ठीक से देखो तो ज़रा लाइन के इक्वेशन को ध्यान से देखो, है ना, इस लाइन के इक्वेशन को देखो, x माइनस एक्स वन बाई एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इक्वल जेड माइनस जेड वन बाई एन, है ना। इससे ये इक्वेशन कैसे मैच हो रहा है या किस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, देखो, है ना। हमने x माइनस एक्स वन में क्या किया, लैम्डा एल माइनस किया, ठीक है, ऊपर लैम्डा एल माइनस किया, यहाँ पे लैम्डा एम माइनस किया और z वाले में लैम्डा एन माइनस किया, ठीक है। तो न्यूमरेटर आ गया सबका, जो ऊपर माइनस किया है वो नीचे लिख दिया, ठीक है, माइनस में ही, और साथ में ए टी बी टी सी टी आगे लगा दिया, है ना, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन, है ना, इन द प्लेन दिस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0, है ना। क्या ये याद रखना है? बिल्कुल नहीं, है ना। अगर आपको लगता है आप याद कर सकते हो तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, पूरा फार्मूला और ये लैम्डा की वैल्यू और ये टी की वैल्यू, है ना। बहुत मुश्किल नहीं है, एक सीक्वेंस दिख रहा है, एक सिमेट्री दिख रही है इसमें, है ना, आप याद कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि याद करो इस चीज़ को। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट अभी हम लेके चले ना कि ये पॉइंट निकालो, फिर ये दूसरा पॉइंट निकालो, फिर 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखो, तो वो ज़्यादा बेटर है, आप वो करो, है ना। याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पूरा प्रोसेस जो हमने जो ये डेरिवेशन का किया है वो पूरा प्रोसेस आप अपने सोल्यूशन में लेके आओ, ठीक है। तो आई थिंक एक्चुअली कन्वेंशन भी वही है, वैसे ही करते हैं, इतना लंबा लंबा फॉर्मूला कोई याद करने को नहीं बैठा है। लेकिन अगर आप याद कर सकते हो तो दैट्स योर चॉइस, अगर आपको याद हो जाता है तो काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, है ना। बट रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आई पर्सनली फील कि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ये सब आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और ज़्यादा टाइम का फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हैं और आप कैलकुलेशन ठीक ठाक कर लेते हो तो, ठीक है। बट अगेन योर चॉइस, आप इसको याद भी कर सकते हो और ये पूरे प्रोसेस के थ्रू भी जा सकते हो इन एवरी क्वेश्चन, राइट। सो चलो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 2, फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन x प्लस 5/3 इक्वल्स y माइनस 8/2 इक्वल्स z माइनस 7/-6 इन द प्लेन x माइनस 2y माइनस z माइनस 2 इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन क्या होगी, है ना। ये अभी हम इस चीज़ को देख के आ रहे हैं ना। तो मैं तो यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज़ कर रहा हूँ, फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ। बट मैंने अभी बोला कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे प्रोसेस से जाओ, ठीक है। तो ठीक है, प्रोसेस तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ, राइट। आप पूरा प्रोसेस खुद से रिपीट कर सकते हो, राइट। तो बिल्कुल वैसे कि पहले लाइन पे एक जनरल पॉइंट माना, फिर उसका और प्लेन का इंटरसेक्शन निकाला तो वो पॉइंट आ गया। फिर दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हमने -5, 8 और ये 7, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट आ रहे हैं इसके, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट का इमेजेस प्लेन में फाइंड कर लिया तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, तो 2 पॉइंट आ जाएगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म में हम इक्वेशन लिखेंगे, है ना। तो आप उस वे में जाओ, ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। बट आपको अगेन मैं कहूँगा अगर आप याद कर सकते हो तो देन इट्स योर चॉइस, ठीक है। ठीक है, तो प्रोसेस तो एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं अब यहाँ पे फॉर्मूले से ही लेके चलूँगा इस चीज़ को, है ना। तो अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, लैम्डा और टी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो लैम्डा और टी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे निकलने वाला है, ठीक है। और ए बी सी क्या है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए है 1, बी है -2, सी है -1, है ना। ए बी सी प्लेन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हो गए, और एल एम एन जो है ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन है उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। कैसे लिखा वो बता रहे हैं। पहले तो ये जो लाइन का इक्वेशन है उसका डिनोमिनेटर लिख लिया, देखो यहाँ पे x प्लस 5 है, सॉरी न्यूमरेटर लिख लिया, है ना। x प्लस 5 है, यहाँ y माइनस 8 है और यहाँ z माइनस 7 है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने लैम्डा एल, लैम्डा एम, लैम्डा एन माइनस किया, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, तो ऊपर -3 लैम्डा करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे डिनोमिनेटर 2, तो ऊपर -2 लैम्डा किया। यहाँ लिखा है -6, तो ऊपर फिर -6 लैम्डा किया, तो वो +6 लैम्डा हो गया, ठीक है। अब इन तीनों नंबर को रिपीट किया, ठीक है। तो ऊपर -3 लैम्डा था तो नीचे भी -3 लैम्डा, यहाँ -2 लैम्डा था तो यहाँ भी नीचे -2 लैम्डा लिखा, यहाँ 6 लैम्डा था तो यहाँ पे 6 लैम्डा लिखा, ठीक है। अब क्या बच गया, ए टी बी टी सी टी, है ना। तो ए बी सी क्या है,
मतलब जो प्लेन है उसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स टी के साथ लिख दिया गया है ना। तो एक्स का तो कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे लिखा टी सिर्फ, वाई का -2 है तो यहाँ -2t लिखा, और जेड का -1 है तो यहाँ पे -t लिखा, ठीक है। तो ये पूरा जो इमेज लाइन का इक्वेशन है ये कैसे लिखा, मतलब लाइन के इक्वेशन से ही शुरू करके और प्लेन के इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को यूज़ करके पूरा का पूरा ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। तो ठीक है, अब इसमें पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरा क्या रह गया कि हम लैम्डा और टी की वैल्यू निकाल पाएँ इसमें, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पे, है ना। यहाँ भी दिख रहा होगा आपको कि लैम्डा और टी में दोनों का न्यूमरेटर सेम है ऑलमोस्ट, बस टी में 2 से मल्टीप्लाइड है और इसमें 2 से मल्टीप्लाइड नहीं है ना। और वो भी न्यूमरेटर क्या है कि प्लेन के इक्वेशन में हमने x1 y1 z1 जो पॉइंट है इस लाइन पे एक हमको दिख रहा है वो पुट किया हुआ है, उस पर वैल्यू निकाला हुआ है, ठीक से देखो तो, है ना। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर भी निकालना आसान है, मतलब याद रखने के सेंस में भी बोलो तो, है ना, याद भी हो जाएगा कि आपको ये प्लेन वाला पॉइंट उठा के, सॉरी ये लाइन वाला पॉइंट उठा के इस प्लेन में रख देना है, तो वो न्यूमरेटर आ जाएगा, बस टी में 2 से मल्टीप्लाइड है। और नीचे क्या है, टी में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है प्लेन के इक्वेशन में उनका स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है, और लैम्डा में क्या है कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टी और लैम्डा वैसे ही कैलकुलेट किया हुआ है, आप वैल्यूज़ देख सकते हो। एल एम एन की वैल्यू है 3 2 -6, ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू है 1 -2 -1, है ना। तो अब आप यहाँ पे खुद से वैल्यूज़ पुट करके देखो, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया है 2, ए की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है -5, फिर बी की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है 8, और फिर c की वैल्यू है -1, और z1 की वैल्यू है 7, और d की वैल्यू है -2, ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर और लैम्डा का न्यूमरेटर दोनों का सेम है। फिर t वाले में नीचे a² + b² + c² आएगा, तो 1² + -2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसमें al bm cn आएगा, तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये इवेल्युएट हो गए, t की वैल्यू 10 आ रही है और लैम्डा की वैल्यू 6 आ रही है ना। तो लैम्डा और t मिल गया, तो अब हमारे पास में करना क्या है कि ऊपर जो हमने लैम्डा और t के टर्म्स में प्लेन के इमेज का इक्वेशन लिखा है ना, ये इसमें लैम्डा और t पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो 3 लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू अगर 6 आई है तो -3 लैम्डा -18 हो गया, फिर -2 लैम्डा -12 हो जाएगा, और 6 लैम्डा 36 हो जाएगा। और नीचे में a कहाँ गया, हाँ ये t -3 लैम्डा है ना, तो t कितना है 10, और 3 लैम्डा तो जो ऊपर था वही -18 आ गया, यहाँ पे -12 आ गया, यहाँ 36 आ गया, -2t -20 हो जाएगा, और ये -t -10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो सामने आपको दिख रहा है सारा, है ना, आप इसको देख सकते हो खुद से एक बार, और खुद से करने का ट्राई करो। तो ये कितना आ रहा है फाइनली, ये वैल्यूएट करके इतना आएगा। और फिर हमने इसमें क्या किया कि जो नीचे इसके डायरेक्शन रेशियोज़ आ रहे हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज़ को हमने 2 से डिवाइड कर दिया सबको, है ना। जैसे किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो -8 -32 और 26 है, तो इसके तो बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं ना, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैनिपुलेट कर सकते हो। तो थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हमने इसको -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 16 और -13, एक नया सेट निकाल लिया, है ना। तो अल्टीमेटली जो लाइन का इक्वेशन आएगा इमेज लाइन का, वो यहाँ पे आपको रेड कलर में नीचे लिखा हुआ है, x -13/4 = y -20/16 = z + 29/-13, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी लैम्डा t याद रखना और इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना, तो ये भी उतना सिंपल और इजी या बहुत क्विकली आंसर आ जाएगा वैसा कुछ नहीं है, इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और जो पूरा प्रोसेस के थ्रू जाने का है कि आप दोनों पॉइंट खुद से निकालो इस लाइन पे, फिर इक्वेशन लिखो, तो उसमें भी ऑलमोस्ट बराबर का ही मेहनत है ना। तो दोनों मेथड एट पार हैं, आपको जो समझ में आ रहा है, आप याद करके रखना चाहते हो तो याद करके रखो, या पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना है तो आप पूरे प्रोसेस के थ्रू जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम देखने वाले इमेज ऑफ ए लाइन इन अ प्लेन, और इस बार हम पैरेलल लाइन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के केस में ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, क्यों वो बताते हैं। अगर ग्रीन लाइन और प्लेन पैरेलल है, तो ग्रीन लाइन का जो इमेज ये प्लेन में आएगा रेड लाइन, वो भी पैरेलल होगा इस प्लेन के और इस ग्रीन लाइन के भी, ठीक है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हो रहे हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियो हम सेम मान सकते हैं, ठीक है।
तो अगर मेरे को इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इनिशियली पता है, क्योंकि मुझे ग्रीन लाइन का इक्वेशन पता है, और ग्रीन लाइन का इक्वेशन पता है तो इसका डायरेक्शन रेशियो पता है, और सेम डायरेक्शन रेशियो रेड लाइन का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर इसका इक्वेशन में नीचे एल एम एन आ रहा है ग्रीन लाइन के इक्वेशन में, तो रेड लाइन के इक्वेशन में भी नीचे एल एम एन आएगा। अब बचा क्या? अगर आपको डायरेक्शन पता चल गया लाइन का, तो आपको बस एक पॉइंट ही तो चाहिए। अब इस रेड लाइन पे एक पॉइंट निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। वो पॉइंट कैसे निकलेगा, है ना? देखो, ये जो ग्रीन लाइन है इस पे x1 y1 z1 एक पॉइंट है, वो पता है इक्वेशन के थ्रू। तो वो मान लिया वो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है x1 y1 z1, उसका इमेज है x2 y2 z2। अब किसी पॉइंट का इमेज कैसे निकलेगा वो तो अभी हमने फिर से डिस्कस करा, है ना? उसका क्या फॉर्मूला है, ये है ना, ऐसे आप इमेज निकाल सकते हो। तो ये इमेज पॉइंट जो आया x2 y2 z2, उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकल जाएंगे। तो जब आपको लाइन का डायरेक्शन रेशियो पहले से पता है, ठीक है, और फिर x2 y2 z2 आपको मिल गया, ये जो इमेज पॉइंट है, तो बस हो गया। आप x2 y2 z2 यहाँ पे रख दो। तो x2 y2 z2 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये है ना? और ये क्या लिखा मैंने, AL प्लस BM प्लस NC इक्वल टू 0, है ना? मतलब ये कि ये जो लाइन है इसका तो डायरेक्शन रेशियो है LMN, और ये जो ब्लू प्लेन है इस पे अगर मैं कोई नॉर्मल बनाता हूँ लाइन, है ना, इस तरीके से, तो इसके डायरेक्शन रेशियो ABC होंगे। अब लाइन और प्लेन पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो ये कंडीशन तो होल्ड करेगा ही, है ना? ठीक है, तो खैर अब इसकी ज़रूरत है नहीं, है ना? हमने तो डायरेक्ट फार्मूले पे बढ़ा के इसको सॉल्व कर दिया, है ना? अब देखो कि ये जो इमेज लाइन का इक्वेशन आया है और जो ओरिजिनल लाइन था उसमें कितने का डिफरेंस है, ठीक है? आपको ओरिजिनल जो ग्रीन लाइन है उसके इक्वेशन में और रेड लाइन के इक्वेशन में क्या फ़र्क दिख रहा है? बस इतना ही दिख रहा है कि आपने हर टर्म में न्यूमरेटर में इसमें A लैम्डा माइनस किया, अगले वाले में B लैम्डा माइनस किया, और अगले वाले में C लैम्डा माइनस किया है। तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है ना। जैसे किसी लाइन का इमेज प्लेन में निकालना है, और अगर वो लाइन पैरेलल है तो आपको उसके इक्वेशन में सिर्फ न्यूमरेटर में रिस्पेक्टिवली A लैम्डा B लैम्डा C लैम्डा माइनस करना है, जिसमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? तो अब ये सिंपल है, इसमें मैं ये आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लैम्डा की वैल्यू याद रख सकते हो, ठीक है? इसमें अगर आप लैम्डा की वैल्यू याद रखोगे तो वाकई में ये आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। पिछले वाले केस में तो उतना ही मेहनत है, पूरे प्रोसेस से जाओ या फॉर्मूले से जाओ, ठीक है? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर पैरेलल हो जाए लाइन और प्लेन तो फिर उसका लाइन का इमेज प्लेन में कैसे निकलेगा, है ना? और बड़ा सिंपल है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है लाइन का और जो इमेज इक्वेशन आया आपका इमेज लाइन का इक्वेशन, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइन्यूट सा है ना? याद करने में इजी है। -A लैम्डा माइनस B लैम्डा माइनस C लैम्डा करना है आपको न्यूमरेटर में, ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, और लैम्डा की वैल्यू ये रही, ठीक है? तो इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 3, फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन x माइनस 1/3 इक्वल्स y माइनस 3/1 इक्वल्स z माइनस 4/-5 इन द प्लेन दिस, ठीक है? अच्छा, तो अभी तो हम ऐसे ही चल रहे थे कि पहले हमने इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस देखा, जब लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे थे तो वो फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे हम डायरेक्टली पैरेलल मान के पैरेलल वाली लाइन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है? बट एक्चुअली आपको कोई रैंडम क्वेश्चन आएगा तो पहले चेक करना पड़ेगा ना कि प्लेन और लाइन पैरेलल है भी या नहीं है, ठीक है? तो एक्चुअली ये स्टेप ज़रूरी है ना, चेक करना कि पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। जब तक वो नहीं पता लगेगा तब तक आपको अप्रोच नहीं पता लगेगा कि पहले वाले अप्रोच से करें या दूसरे वाले अप्रोच से करें, है ना? क्योंकि इंटरसेक्टिंग के केस में अलग इक्वेशन है इमेज लाइन का, और पैरेलल के केस में अलग इक्वेशन है, ठीक है? तो कैसे चेक होगा? चेक ऐसे होगा कि आप देखो, अगर प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल है तो बताया गया है AL प्लस BM प्लस CN ये जो है 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है? ये अभी हम जब एंगल देख रहे थे लाइन और प्लेन के बीच का तब हमने डिस्कस किया था, ठीक है? तो लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है 3, 1, -5, और जो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है वो है 2, -1 और 1, ठीक है? तो इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। AL प्लस BM प्लस NC कितना आ रहा है? AL कितना हो जाएगा, 3 × 2 6,
और बी एम क्या हो रहा है 1 इंटू -1 के बराबर, और सी एन क्या हो रहा है -5 इंटू 1 -5 के बराबर, तो ये आ गया 0। सो लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। अब अगर पैरेलल है तो फिर हमने डायरेक्टली फॉर्मूला के हिसाब से लिख दिया इमेज लाइन का इक्वेशन, और इमेज लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, ये जो ओरिजिनल लाइन का इक्वेशन है उसमें न्यूमरेटर में ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा माइनस कर दिया, जिसमें लैम्डा की वैल्यू ये है, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ए बी सी डी x1 y1 z1 और ए बी सी ये सब सारी वैल्यूज़ जो भी यहाँ पे डालनी है वो हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो ये जब सारी वैल्यूज़ हम रख देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर, ठीक है। तो फिर ए लैम्डा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 2, लैम्डा आया -2, तो ये हो जाएगा -4 है ना, तो माइनस ऑफ -4 यहाँ +4 हो गया। उसके बाद बी लैम्डा, बी की वैल्यू है -1, लैम्डा की वैल्यू है -2, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2, तो माइनस बी लैम्डा हो जाएगा -2, ठीक है। फिर सी लैम्डा क्या होगा, सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, मतलब जो जेड का कोफिशिएंट है उसको सी बोल रहा है, लैम्डा -2 है तो 1 इंटू -2 हो गया, और माइनस सी लैम्डा हो जाएगा +2 के बराबर, ठीक है। अब ये जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो हमको मिल जाएगा x + 3/3 इक्वल्स y - 5/1 इक्वल z - 2/-5, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो पैरेलल के केस में फॉर्मूला याद रख सकते हो, है ना, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, सिंपल पड़ेगा, आराम से आंसर आ जाएगा, है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं कोप्लानरिटी ऑफ लाइंस, ठीक है। कोप्लानर लाइंस का मतलब हो गया कि लाइंस एक प्लेन में लाई करें, राइट। और अगर हमें दो लाइंस का इक्वेशन गिवन है तो हमें यही चेक करना है कि वो दोनों लाइंस कोप्लानर है या नहीं है। तो देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में जो एक लाइन है उसका इक्वेशन है a1 + लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरे का है a2 वेक्टर + लैम्डा b2 वेक्टर, है ना। वो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ब्लू लाइन है और एक ग्रीन लाइन है, ठीक है। और ये येलो प्लेन है, इस येलो प्लेन में दोनों लाइंस लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओ हमने मान लिया ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन से जब आप कोई पॉइंट एक चूज़ करते हो इस ब्लू लाइन पे तो उसको हम a1 वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। a1 वेक्टर तो नोन है ना, ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है r वेक्टर इक्वल्स a1 वेक्टर + लैम्डा b1 वेक्टर, इसका क्या मतलब है, इस लाइन पे एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर a1 वेक्टर है, ठीक है, और ये लाइन b1 वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। सेम गोज विद द सेकेंड लाइन। अच्छा, तो हमने मान लिया जो a1 वेक्टर है इस ब्लू लाइन पे वो कहीं यहाँ पे है, और जो ग्रीन लाइन पे जो पोजीशन वेक्टर है जो गिवन पॉइंट है वो a2 वेक्टर वो यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे एक वेक्टर बनाएंगे तो वो a2 वेक्टर - a1 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या किया, और हमने क्या किया कि जो दोनों लाइंस हैं उनके पैरेलल जो वेक्टर्स थे तो वो भी इसी प्लेन में लाई करेंगे। अगर दोनों लाइन इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स भी इसी प्लेन में लाई करेंगे। वैसे भी वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स बोल रहे हैं, हम उनको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर मान लिया यहाँ पे है और दूसरा वेक्टर मान लिया यहाँ पे है। अब इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर मुझे कोई वेक्टर चाहिए तो मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे b1 क्रॉस b2 निकाला तो वो ये ब्लैक वाला वेक्टर आया जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट, ठीक है। अब क्या है कि अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये ब्लैक वाला वेक्टर, तो इस प्लेन में लाई करने वाले हर लाइन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये कि वो इस ब्लू लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, वो इस ग्रीन लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, और वो a2 वेक्टर - a1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर b1 क्रॉस b2 वेक्टर a2 - a1 वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, राइट। तो फिर वहीं से ये रिलेशन निकल के आ रहा है ना। और यही कंडीशन है कोप्लानरिटी की। अगर आपको दो लाइंस गिवन है, ठीक है, तो उनको कोप्लानर प्रूव करने के लिए आपको ये चीज़ चेक करना होगा, a2 वेक्टर - a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का डॉट लेंगे और वो 0 आ जाएगा तब आप बोल पाओगे कि दोनों लाइंस कोप्लानर हैं, दे कैन बी कंटेन्ड बाई अ प्लेन, ठीक है। और अगर ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही है, कोई और नंबर आ रहा है, तब आप बोलोगे कि वो दोनों लाइंस कोप्लानर नहीं है, राइट। ओके, तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म भी देख लेते हैं। तो
वेक्टर फॉर्म में तो हमें ये इक्वेशन मिला था, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो पॉइंट A1 है उसको मान लिया x1 y1 z1, तो A1 वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। उसी तरह से A2 वेक्टर हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। B1 वेक्टर मैंने बोल लिया L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप, और B2 वेक्टर बोल लिया A2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप, ठीक है। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या होगा, ये दोनों में करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को माइनस कर दिया, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो आपको जो 3 वेक्टर चाहिए थे जो कि इस वेक्टर वाले फॉर्मूले में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। एक है आपका ये, दूसरा है ये और तीसरा है ये, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको अगर मैं एक वेक्टर बोलता हूँ तो ये है लिखा हुआ है दिस वेक्टर डॉट दिस सेकंड वेक्टर क्रॉस दिस थर्ड वेक्टर, है ना। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन तीनों वेक्टर के कंपोनेंट्स को आपको रो वाइज या कॉलम वाइज, है ना, आप जैसा भी चाहो लिख देना है, ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप वाले कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो ये आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगा। तो पहले A2 माइनस A1 के कंपोनेंट्स को लिखते हैं, वो है x2 माइनस x1, दूसरा y2 माइनस y1, तीसरा z2 माइनस z1, ठीक है। फिर B1 का कंपोनेंट लिखा L1 M1 N1, और फिर B2 का कंपोनेंट लिखा L2 M2 N2, और इक्वल टू कितना है 0, तो इसको 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म में चेक करने का तरीका कि 2 लाइंस आपको अगर गिवन है तो फिर वो कोप्लानर होंगे या नहीं होंगे, है ना। इसमें L1 M1 N1 क्या है, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, और L2 M2 N2 दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। मतलब अगर आपको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया हुआ है तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ आप यूज़ कर पाओगे। खैर किसी भी फॉर्म में दे, वेक्टर फॉर्म में दे, कार्टेशियन फॉर्म में दे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने शुरू में देखा है कि हम वेक्टर फॉर्म को डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म को डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, है ना। और यहाँ पे मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप दोनों मेथड याद रखो, वेक्टर वाला भी और ये कार्टेशियन वाला भी, है ना। आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप कोई सा भी एक याद रख सकते हो, और आपको दोनों याद रखने का मन है तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बट यूजुअली देखा गया कि कोई एक मेथड पकड़ लेता है तो फिर उसी के यूज हो जाता है, तो वही बार बार यूज़ करता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कोप्लानरिटी ऑफ लाइंस के बारे में, ठीक है। तो अब एक बार समराइज़ कर लेते हैं इस चीज़ को। ओके, अगर आपके पास में ये 2 लाइंस गिवन है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये कोप्लानर तब होंगे जब ये कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। ये भी हमने देखा। और इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज 2 कोप्लानर लाइंस इज गिवन एज दिस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, अंतर ध्यान से देखिए, यहाँ x2 लिखा है, y2 लिखा है, z2 लिखा है, यहाँ पे x y z जनरल कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इक्वेशन कहाँ से आया, ठीक है, ये कहाँ से आया ये भी समझा देते हैं। ये मान लिया एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में आपके पास 2 कोप्लानर लाइंस थे, ठीक है। ये जो 2 कोप्लानर लाइंस थे तो इनका आपने डॉट प्रोडक्ट किया, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट किया। तो इनका जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एक वेक्टर आया जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर था, ठीक है। ओके, अब आपने क्या किया कि आपको ये दोनों लाइन के इक्वेशन पता है, मतलब x1 y1 z1 एक पॉइंट एक लाइन पे पता है और दूसरी लाइन पे x2 y2 z2 दूसरा पॉइंट पता है, ठीक है। तो मान लिया हमने इस पॉइंट को पकड़ा जो कि x1 y1 z1 है, ठीक है। ये क्या है, x1 y1 z1, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, इस प्लेन में एक रैंडम पॉइंट लिया, यहाँ इसको मैंने बोल दिया x y z, ठीक है। ये रैंडम पॉइंट हो गया x y z के बराबर, ठीक है, x y z हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ के एक वेक्टर बनाऊं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के एक वेक्टर बनाऊं, तो क्या ये वेक्टर भी इस प्लेन में रहेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y z जो कि इस प्लेन में लाई करे, है ना, कोई भी रैंडम पॉइंट हो। तो डेफिनेटली अगर x1 y1 z1 इसी प्लेन में है और x y z जो हम जनरल पॉइंट इस प्लेन में मान रहे हैं वो भी इसी प्लेन में, तो दोनों को जोड़ने पे जो वेक्टर आएगा वो भी इसी प्लेन में रहेगा। तो ये जो नॉर्मल आपको दिख रहा है वेक्टर, ये तो b1 क्रॉस b2 था, ठीक है, ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर था।
और ये जो आपने नया वेक्टर बनाया अभी वो क्या है, x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप, ठीक है। तो अब ये वाला वेक्टर b1 क्रॉस b2 और ये वेक्टर जो अभी आपने बनाया ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये वेक्टर इस लाइन में है और ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये तो परपेंडिकुलर है ही प्लेन से। तो इन दोनों का भी डॉट लेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। मतलब ये जो आपने अभी नया वेक्टर यहाँ पे बनाया एक जनरल वेक्टर है ना, इसका डॉट अगर b1 और b2 से लें तो वो क्या आएगा, 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये भी तो एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो रेड वाला वेक्टर आपने प्लेन में बनाया है, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ है ना, इसको हटा दिया यहाँ से और दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इस चीज़ को, ओके है ना। तो ये जो अभी हमने एक वेक्टर बनाया था इसमें रेड वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना, ये भी 0 होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो रेड वेक्टर है इसका कंपोनेंट लिखेंगे पहले लाइन में, तो वही तो लिखा है x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। फिर b1 का लिखा है सेम टू सेम और b2 का लिखा है, ठीक है। तो बदला क्या, सिर्फ जो पहले हम दोनों जो गिवन लाइंस थे उन पे गिवन पॉइंट्स को जोड़ के देख रहे थे, अब हमने क्या किया कि सिर्फ एक पॉइंट लिया और एक दूसरा जनरल पॉइंट ले लिया, ठीक है, उसको जोड़ के देख रहे हैं और ये फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस प्लेन पे सारे पॉइंट कवर होंगे और हमें उन्हीं पॉइंट्स का लोकस निकालना है, ठीक है। तो आपको अगर चेक करना हो कि दो लाइंस को प्लानर है या नहीं है तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट वाला रेड वाला, और अगर आपको फिर उस प्लेन का इक्वेशन निकालना हो तो फिर नीचे वाला फॉर्मूला। अंतर क्या है, आपको एक पॉइंट को हटा के पहले रो में जनरल कोऑर्डिनेट रख देना है, जनरल पॉइंट रख देना है, ठीक है। आप देखो हमने यहाँ पे x2 y2 z2 को हटाया है ना, आप x1 y1 z1 को भी हटा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, कोई भी एक पॉइंट चूज़ करना है और एक को जनरल कोऑर्डिनेट लिखना है x y z, तो वो उस प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा जो उस दोनों लाइन को कंटेन करता है। बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, check whether the lines x minus 1 over 3 equals y minus 3 over 1 equals z minus 4 over 5 and x minus 3 over 3 y minus 1 over 1 and z minus 4 over 2 are coplanar or not, ठीक है। तो लाइंस कब कोप्लानर होंगे, जब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट को हम इवैल्यूएट करते हैं, है ना। तो पहले हमने निकाला x2 माइनस x1, तो अच्छा यहाँ पे एक बार मेंशन कर लेते हैं x1 y1 z1 क्या होगा, 1 3 और 4, ठीक है। और x2 y2 z2 क्या हो रहा है, 3 1 4 के बराबर, है ना। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, फिर y2 माइनस y1 1 माइनस 3 और z2 माइनस z1 4 माइनस 4 के बराबर हो रहा है, ठीक है। x1 y1 z1 और x2 y2 z2 क्या है, इन दोनों लाइंस पे एक एक पॉइंट है जो कि इनके इक्वेशन में दिख रहा है, ठीक है। फिर L1 M1 N1 क्या है, पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, तो वो लिख दिया 315 और दूसरे का 312, वो नीचे मेंशन कर दिया। तो ये आया आपका डिटर्मिनेंट। जब हमने इसको इवैल्यूएट किया तो ये -24 के बराबर आ रहा है, जो कि 0 नहीं है। और अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस कोप्लानर नहीं है, राइट। सो दीज लाइंस आर नॉट कोप्लानर। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, है ना। ओके, अब हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है। ये क्या चीज़ है, देखो, एक तो होता है कि आपको अगर लाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो लाइन का इक्वेशन दे दिया, वेक्टर फॉर्म में दे दिया या कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, राइट। तो वो तो एक चीज़ हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाइन के इक्वेशन की जगह दो प्लेन का इक्वेशन दे दे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको बोले एक लाइन का इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है इस तरह से दो प्लेन के इक्वेशन से, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये लाइन का इक्वेशन की जगह दो प्लेन का इक्वेशन दे दिया, चक्कर क्या है ना। तो चक्कर कुछ नहीं है। देखो ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे एक ब्लू प्लेन है और यहाँ पे एक रेड प्लेन है, ठीक है। दोनों इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं, तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे, और वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन L है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लू प्लेन और रेड प्लेन का इक्वेशन आपको मालूम है तो उनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो भी यूनिक होगा। मतलब कि अगर हम दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को निकालें तो वह यही ब्लैक लाइन का इक्वेशन आएगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए कई बार हम इस तरह से भी लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दो प्लेन का इक्वेशन दे देगा।
ठीक है, दो प्लेन के इक्वेशन देने का मतलब हो गया लाइन की जगह कि वो दोनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है हम उस लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा टास्क ये है कि ये दोनों प्लेन का इक्वेशन से हम उस लाइन के इक्वेशन तक पहुँचे इन सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म किसको बोलते हैं? x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, है ना। ओके, ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, है ना। मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म हमने निकाल रखा था कि उसको सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं ना, तो उस फॉर्म में लाइन के इक्वेशन को फाइंड करना है ना। अच्छा, यहाँ पे तो हमने क्या किया है कि पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे निकलेगा और जनरल इक्वेशंस लेके बनाए हैं, तो ये तो डायरेक्ट लास्ट में एक फार्मूला के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप ये फार्मूला याद रखो, है ना, क्योंकि कितना याद रखोगे? इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस याद रखना पॉसिबल नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है, इन शॉर्ट, है ना। तो ये जो पूरा मेथड है, ये पूरा मेथड समझने की कोशिश करना, और जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पूरा मेथड ही लगाना है, फॉर्मूला नहीं याद करना। ठीक है, इस चैप्टर में अच्छी बात यह है ना कि आप डिस्टेंस का और एंगल का फॉर्मूला याद रखो, उसके अलावा बाकी ना कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। सबका सब आप पूरे प्रोसेस के थ्रू जाके कर सकते हो, राइट। तो अननेसेसरी का बर्डन नहीं लेना है कि ये भी याद करना है वो भी याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। बेयर मिनिमम याद रखो, बाकी सब कॉन्सेप्चुअल है और बन जाएगा, है ना। एक चीज़ और कि अगर आपको ये प्लेन के फॉर्म में इक्वेशंस दिया है ना किसी क्वेश्चन में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आप उस लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालोगे तब आगे सोल्यूशन करोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब आप 60 to 70% ऑफ द टाइम देखोगे ना कि आपको इस लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको हो सकता है उस लाइन के बारे में कोई और जानकारी चाहिए, कोई और प्रॉपर्टी चाहिए, है ना, या कोई और डेटा चाहिए जिससे कि आपका क्वेश्चन बन रहा होगा। तो वो हो सकता है कि ये जो दोनों इक्वेशन अभी जिस फॉर्म में लिखे हुए हैं प्लेन्स के इक्वेशन, इसी से वो आप डिराइव कर लो, आपको लाइन का इक्वेशन निकालने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो बी वेयर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि क्या एकदम नेसेसरी है लाइन का इक्वेशन निकालना, उसको निकाले बिना मेरा सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो अगर हो पाए तो लाइन का इक्वेशन निकालने के पीछे हम नहीं पड़ेंगे, ठीक है। खैर एनीवेज, अब देखते हैं कि अगर हमें निकालना ही है लाइन का इक्वेशन तो फिर क्या मेथड होने वाला है ना। तो अब वो लाइन कौन सी होगी? अभी जैसा हमने बात किया, ये दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, ठीक है। अब इस ब्लैक लाइन का जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों प्लेन्स का, उसका इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? या तो उस लाइन पे 2 पॉइंट मिल जाए, या उस लाइन पे 1 पॉइंट और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लाइन का डायरेक्शन रेशियो LMN के बराबर, ठीक है, LMN मान लिया, ओके। अब क्या है कि ये लाइन है ना, अच्छा ठीक है, पहले ऐसे समझ लेते हैं, ये प्लेन है, ये उसका नॉर्मल है। अब इस प्लेन में कोई भी लाइन होगा तो ये नॉर्मल और ये लाइन के बीच का जो एंगल होगा हमेशा राइट एंगल होगा, ठीक है। अगर इस नॉर्मल को यहाँ लाएं तो ये समझ में आ जाएगा 90 होगा, है ना। मतलब कि यहाँ पे हम इस चीज़ का यूज़ करके एक बात तो कह सकते हैं अच्छे से, ये जो ब्लैक वाला लाइन है वो इस ब्लू प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब ब्लू प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यही ब्लैक लाइन इस रेड प्लेन में भी है, मतलब इस रेड प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसके परपेंडिकुलर होगा ब्लैक लाइन, ठीक है। अगर मेरे ब्लू प्लेन का इक्वेशन ये पहला वाला है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, मतलब इसका जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो ABC होगा, और जो रेड प्लेन है उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 होगा यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन के हिसाब से। तो लाइन का तो LMN हो गया, पहले वाले नॉर्मल का ABC और दूसरे प्लेन पे जो नॉर्मल है वो A1 B1 C1। अब ये लाइन इन दोनों नॉर्मल से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो फिर ये रिलेशन होल्ड करेगा AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0, पहले वाले नॉर्मल के साथ, और दूसरे वाले नॉर्मल के साथ A1L प्लस B1M प्लस C1N इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है, L बाई BC1 माइनस B1C इक्वल्स M बाई CA1 माइनस C1A इक्वल्स N बाई AB1 माइनस A1B, ठीक है। तो हम LMN को ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे, देखिए, इसको हम मान सकते हैं लैम्डा के बराबर, क्योंकि ये तीनों रेशियो सेम है, तो मान लिया कि ये रेशियो लैम्डा के बराबर है। अब पहले वाले को पकड़ के पहले फ्रैक्शन को L की वैल्यू निकालो, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा टाइम्स जो भी उसका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, M की वैल्यू लैम्डा टाइम्स जो भी उसका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है,
और उसी तरह से n की वैल्यू लैम्डा टाइम्स जो भी उसका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ठीक है। आप इंडिविजुअली इनको सॉल्व करके देखोगे तो ये मिलेगा। तो LMN की वैल्यू आ गई डायरेक्शन रेशियोज़ की। अब इनको लैम्डा से डिवाइड कर दिया, तो जब लैम्डा से डिवाइड करोगे तो लैम्डा तीनों जगह से हट जाएगा। तो इफेक्टिवली जो डिनोमिनेटर में है वही तुम्हारा LMN के बराबर हम बोल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कुछ आया तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, स्टिल वो डायरेक्शन रेशियो ही रहेगा, है ना। तो ठीक है, चलो लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो मिल गया। अब बस एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट मिल जाए तो फिर हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी वो हम कैसे करने वाले हैं। ओके, तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये XY प्लेन को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, वही वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। अच्छा, अब क्या ज़रूरी है कि ये XY प्लेन को कट करे, है ना। देखो, अगर ये लाइन XY प्लेन को कट नहीं करेगा तो फिर उसके पैरेलल होगा, है ना। यही कंडीशन हो सकता है। ये अगर मेरा XY प्लेन है तो अगर या तो ये लाइन इसके पैरेलल हो, या अगर ये थोड़ा सा भी टिल्ट हुआ तो कहीं ना कहीं तो इस प्लेन को कट कर ही देगा, ठीक है। और अगर कोई लाइन पैरेलल होगा ना तो आपको ना उसके इक्वेशन में वो चीज़ दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे कि ये ना सारे कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे नहीं, है ना। तो इट इज़ सेफ कि आप एज्यूम कर लो कि हम मान के चल रहे हैं कि ये लाइन XY प्लेन को कट करेगी, है ना। और जब तक ये सारे कंपोनेंट्स हैं XYZ के, है ना, दोनों इक्वेशंस में, तब तक तो आप ये, या एक में भी है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये XY प्लेन को कट करेगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप XY प्लेन पे ले लो, YZ प्लेन पे ले लो, ZX प्लेन पे ले लो। कुल मिला के बात ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको XYZ 3 वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेकिन इक्वेशन आपके पास में 2 ही है, ठीक है। तो 2 ही इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो फिर वैसे तो होगा नहीं। तो हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं XY प्लेन को कट करेगा ना। आप फेल करोगे इसमें एक ही जगह, जब ये वाला लाइन XY प्लेन के पैरेलल हो जाए, तब नहीं करेगा, तब ये मेथड काम नहीं करेगा ना। बट अगर उस केस में अगर वो XY के पैरेलल हुआ तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि मान लिया YZ प्लेन को कट कर रहा है या ZX प्लेन को कट कर रहा है, तो उस हिसाब से चल सकता है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये वाला ना इशू आएगा नहीं ज़्यादा, है ना। आप ऐसा एज्यूम करके चल सकते हो, आप फंसोगे नहीं। अगर आप फंस गए, मान लो फंस गए, आपने बोला कि XY प्लेन के को कट कर रहा है कहीं पे, तो फिर हम उसके हिसाब से सोल्यूशन बना रहे हैं और मान लो कुछ अजीब सा आ गया, 1 बराबर 2 आ गया, 0 बराबर -1 आ गया, कुछ उल्टा सीधा आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कुछ तो गड़बड़ है, हमने जो एज्यूम किया है उसमें। तो फिर उस प्लेन को छोड़ के आप किसी दूसरे कोऑर्डिनेट प्लेन को पकड़ लो, उसमें तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई लाइन XY प्लेन को कट करे, या यूँ कह लो XY प्लेन का क्या मतलब हुआ, Z प्लेन, XY प्लेन बोलो या Z प्लेन बोलो एक ही बात है। और Z प्लेन में Z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो, हम ये प्लेन पे क्यों मान रहे थे कि कट कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमको किसी एक तीनों जो कोऑर्डिनेट है XYZ उसमें से कोई एक पता लग जाए, है ना। तो अगर XY प्लेन को कट कर रहा है तो वहाँ पे Z 0 होगा, है ना। अब ये दोनों प्लेन का इक्वेशन है ना। अब इसमें Z को हमने 0 रख दिया। देखो, ये लाइन कट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों प्लेन्स भी कट कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि ये लाइन तो दोनों प्लेन में ही है ना। तो ये लाइन पे जो भी पॉइंट है वो एक्चुअली में इस ब्लू प्लेन पे भी पॉइंट है और इस रेड प्लेन पे भी पॉइंट है ना। तो लाइन कट कर रहा है मतलब ये दोनों प्लेन साइमल्टेनियसली कट कर रहे हैं उस जगह को, तो इनके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए वो पॉइंट, है ना। तो XY प्लेन को मान लिया कट कर रहा है तो Z हो गया 0। अब इन दोनों इक्वेशन में हमने Z को रखा 0, ठीक है। तो बचा क्या, ax + by + d = 0 और a1x + b1y + d1 = 0, ठीक है। अब ये 2 लीनियर इक्वेशन है XY में, तो फिर यहाँ से हमने फिर इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लिया अपना x/bd1 - b1d = y - da1 - d1a = 1/ab1 - a1b, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये x को पकड़ा और ये जो फाइनल रेशियो आया है इससे इक्वेट किया, तो x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और फिर y को पकड़ के इससे इक्वेट किया तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, और z की वैल्यू तो 0 चली रही है। तो x, y, z आपको तीनों वैल्यू मिल गई, डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिया था, और इस लाइन पे एक पॉइंट भी पता चल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म ये आएगा, ठीक है। अब आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था इसको याद नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आई, बट आई थिंक मेथड आपको समझ में आया होगा, है ना। लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, कैसे निकलेगा, ये एज्यूम करते हुए कि लाइन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो आ गया। फिर हम मान लेंगे कि ये जो लाइन है वो
जेड प्लेन को कहीं पे कट कर रहा है तो वहाँ पे जेड बराबर 0 हो जाएगा। और दोनों प्लेन के इक्वेशन में जेड बराबर 0 रखा और सॉल्व किया तो एक्स वाई का वैल्यू आ गया, तो पॉइंट मिल गया और डायरेक्शन रेशियोज़ मिल गया, लाइन का इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे करने से ज़्यादा बेटर है या याद रखने से ज़्यादा बेटर है कि आप पूरे मेथड में जाओ, है ना, तो वो आपको शायद ज़्यादा सिंपल और ईजी लगे, राइट। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। और मैंने इस चीज़ के बारे में, है ना, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन रहे तो जो भी बातें बताई हैं आपको समझ में आया होगा ना। एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँगा, ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन निकालना पड़े। ठीक है, आप दोनों प्लेन के इक्वेशन से भी वो डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हो, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हमेशा नॉट रिक्वायर्ड कि आप सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन को लिखो। ठीक है, ओके ओके, नाउ let's discuss a question number 5. Obtain the symmetrical form of the line x minus 2y plus 3z minus 4 equal to 0 equal to 2x minus 3y plus 4z minus 5। ठीक है, ये कोई टाइपिंग एरर या मिस्टेक नहीं है। ये देखो यहाँ पे 2 इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 10, तो ऐसे भी कंबाइन करके लिखते हैं, है ना। ये कोई एरर नहीं है, जानबूझ के ऐसे लिखा गया है क्योंकि ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या है कि आपका एक इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक है ना, मतलब इसमें 0 आपका कॉमन पड़ रहा है दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो प्लेन्स का इक्वेशन हो गया वो तो ये दोनों हो गया, गिवन है ना। और जो डायरेक्शन रेशियो है लाइन का वो हमने मान लिया LMN, है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट निकाल रहे हैं और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं ना। ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। तो एज़ यूजुअल अगर ये जो लाइन है इन दोनों प्लेन्स में है तो फिर इन दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर होगा। और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पहले वाले में क्या है, 1 - 2 3 और दूसरे प्लेन में है 2 - 3 4। तो लाइन का LMN हो गया डायरेक्शन रेशियो, बाकी दोनों प्लेन्स के नॉर्मल का पता है। और अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो फिर यू नो कि क्या करना है ना। तो पहले वाले प्लेन का डायरेक्शन रेशियो पकड़ा नॉर्मल का उसके, और LMN को पकड़ा और ये रिलेशन बिठा दिया, L - 2m + 3n = 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से दूसरे वाले प्लेन के नॉर्मल को पकड़ा, उसका डायरेक्शन रेशियो 2 - 3 4, तो ये 2l - 3m + 4n 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। फिर हमने क्या किया यहाँ से, ये L/(-8 + 9) = m/6 - 4 equal to n/-3 + 4, है ना। ये रेशियोज़ बना लिए और यहाँ से LMN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 to 1, है ना। इसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और -3 + 4 1 हो जाएगा ना। तो उसी रेशियो में आपका डायरेक्शन रेशियोज़ आ जाएंगे 1 to 1, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो पता लग गया, है ना। ओके, अच्छा ये चीज़ पे तो आपको डाउट नहीं हो रहा ये कहाँ से आता है ना। ये चीज़, एक मिनट, ये आता कहाँ से है ना। ये जो पार्ट लिखा हुआ है ना, ये कहाँ से आया, है ना। देखो, ये जब आप पहली बार जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना शुरू किए होगे, है ना, तब इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिली होंगी, है ना। इसमें क्या किया, जैसे कि L को पकड़ा, ठीक है, तो ऊपर L लिखा और नीचे फिर जो M और N के कोफिशिएंट्स हैं इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के, है ना, उसको देखो। तो ये जो -2 है वो मल्टीप्लाई हुआ ये 4 से, तो ये बना -8। ठीक है, फिर माइनस टाइम्स ये जो n का 3 है और इसका जो -3 है ना, ये मल्टीप्लाई हुआ तो -9 है, तो माइनस ऑफ -9 + 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे वाले में है वो क्या है, वो माइनस में आएगा। ठीक है, -m टाइम्स, वो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिखा गया है। देखो अब ये m वाले को छोड़ दो, ठीक है, अब क्या बच रहा है, L और N बच रहा है। ठीक है, तो ये L देखो, ठीक है, ये L आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, इस N से, और ये वाला N इस L से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो ये वाला L और ये वाला N 4 आ रहा है, कोफिशिएंट 4 है ना, तो वो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और ये 3 × 2 6 हो रहा है, तो वो 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसे होगा, ये L इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4, और ये 3 × 2 6, 4 - 6, है ना। लेकिन चूंकि ये माइनस में होता है तो वो माइनस कैंसिल होकर ये 6 - 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये N वाला है ना, तो एक्चुअली इसका जो रूट है, मतलब इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो इसका जड़ है वो कहाँ से आया है,
जब आप पहली बार शुरू किए होगे, ये मेरे ख्याल से आप क्लास 9th या 10th में देखे होगे इस चीज़ को, है ना। तो ये वहाँ का है ना, ये कोई बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली पहले का प्रीवियस कॉन्सेप्ट है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से ये चीज़ आती है ना। तो यहाँ से LMN आ गया 1 to 1 के बराबर, है ना। अब मेरे को इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें ना तीनों वैल्यूज़ हैं, है ना। देखो अगर कोई प्लेन ना किसी कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा तो ना उसमें XYZ में सब कुछ हो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। XYZ में से कोई एक मिसिंग ज़रूर होगा, है ना। एक है दो जो भी जैसा भी कह लो, तो कुछ अलग दिखेगा। जब XYZ तीनों कंपोनेंट होते हैं ना तो फिर आप सेफली एज्यूम कर सकते हो कि वो X प्लेन को, Y प्लेन को, Z प्लेन को सबको कट कर रहा होगा, है ना। तो हमने मान लिया कि Z की वैल्यू 0 है ना। कहीं ना कहीं तो इस लाइन पे Z की वैल्यू 0 होगी ही, ठीक है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो Z को 0 मान लिया, तो बाकी जो दोनों ये प्लेन्स के इक्वेशन है इसमें Z को 0 रखेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, एक तो बच जाएगा x - 2y - 4 = 0 और दूसरा बच जाएगा 2x - 3y - 5 = 0, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो पहला वाला इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में आपको इक्वेशन दिख रहा है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ लाके सब्ट्रैक्ट किया, है ना। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, -3y -4y तो +y हो गया और यहाँ पे 3 आएगा तो y + 3 0 हो जाएगा। y की वैल्यू हो गई -3। अब आप किसी भी इक्वेशन में इसमें चलो मान लो y की जगह -3 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर, है ना। y को -3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 - 4 2 और 2 जब राइट साइड में जाएगा तो -2 बन जाएगा, है ना। तो x हो गया -2। चलो तो एक पॉइंट भी आ गया, x आ गया -2, y आ गया -3 और z हमने 0 मान ही रखा है। सो डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गए, पॉइंट भी मिल गया, तो इक्वेशन अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो पॉइंट है -2 -3 0, तो वो हो गया 2 3 और z - 0 को सिर्फ z लिखा और डायरेक्शन रेशियोज हमें मिले थे 1 to 1, ठीक है। तो इक्वेशन हो गया x + 2/1 = y + 3/2 = z/1 के बराबर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब, है ना, अगले टॉपिक की तरफ। ओके, अब ये टॉपिक हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ प्लेन, ठीक है। हमने इमेज देखा, ठीक है। अब हम प्रोजेक्शन देखेंगे लाइन का प्लेन के ऊपर, है ना। प्रोजेक्शन मतलब क्या हुआ कि इस लाइन को अगर इसका इमेज इसी प्लेन के अंदर देखना हो, इसी के ऊपर देखना हो तो फिर वो कैसा दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे आप डायग्राम से शायद समझ पा रहे होगे कि प्रोजेक्शन मतलब क्या हो रहा है, लाइन का प्रोजेक्शन हम किस चीज़ को बोल रहे हैं ना। तो ये जो ग्रीन लाइन है इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन में, ये रेड वाला लाइन है ना। इमेज होता तो ये ऐसे नीचे की तरफ बन रहा होता है ना, और ये प्रोजेक्शन है। मतलब ऐसा समझो कि ये जो प्रोजेक्शन वाला लाइन है इसी प्लेन में है और बिल्कुल ग्रीन लाइन और ये इमेज लाइन अगर कोई होती तो उनके ठीक बीचों बीच है ना। तो इसको भी फाइंड करने का वही तरीका है ना। इस प्लेन, इस रेड लाइन पे अगर तुम्हें 2 पॉइंट मिल जाए तो इसका इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ये तो हम जनरल लाइन के इक्वेशन और प्लेन के इक्वेशन मान के जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो लास्ट में एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप वो फॉर्मूला याद ना करें, ये जो मेथड है पूरा समझें और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो पूरा मेथड अप्लाई करें, है ना, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लाइन का इक्वेशन है इसमें आपको जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन से ही दिख रहा है कि x1 y1 z1 जो है एक पॉइंट है इस ग्रीन लाइन के ऊपर में, ठीक है। तो वो पॉइंट बी मान लिया, है ना। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे और पॉइंट सी को भी हम निकालने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट सी क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो लाइन बी सी है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो पॉइंट बी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस प्लेन में सी है ना, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन के इक्वेशन को पकड़ेंगे और इस पर एक जनरल कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। इसको लैम्डा से इक्वेट किया तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, एल लैम्डा प्लस x1 एम लैम्डा प्लस y1 एन लैम्डा प्लस z1, ठीक है। तो ये ए का कोऑर्डिनेट मान लिया, जनरल कोऑर्डिनेट। अब ये जो ए है वो इस प्लेन में भी है तो प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह इस ए कोऑर्डिनेट को रखा, सॉल्व किया और लैम्डा की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई तो कोऑर्डिनेट ए का मिल गया, ठीक है। चलो एक पॉइंट तो मिल गया। अब हमें सी का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। ओके,
तो देखते हैं कि ये सी पॉइंट कैसे निकलेगा, है ना। तो पहले ना लाइन बी सी का हम इक्वेशन निकालते हैं। तो लाइन बी सी का इक्वेशन क्या होगा, देखो लाइन बी सी जो है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन बी सी को हम इस प्लेन का नॉर्मल बोल सकते हैं। तो लाइन बी सी का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी सी के बराबर। डायरेक्शन रेशियो मिल गया। इस लाइन बी सी पे एक पॉइंट x1 y1 z1 मिल गया। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने म्यू के बराबर मान लिया। तो इस पे कोई जनरल कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, है ना। इसको अगर हम म्यू मानते हैं तो वो हो जाएगा ए म्यू प्लस x1 बी म्यू प्लस y1 सी म्यू प्लस z1, ठीक है, क्लियर। तो इसको सी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया, है ना। लाइन बी सी पे सी जो एक जनरल पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ये मान लिया। अब ये सी के साथ एक खासियत है ना, कि वो इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट सी प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये जो सी पॉइंट है ना, इसको हमने प्लेन के इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है, एक्स वाई जेड की जगह। ये सी का कोऑर्डिनेट आया हुआ है ना। और फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। म्यू आ गया मतलब सी का कोऑर्डिनेट आ गया, है ना। तो हमें पॉइंट ए मिल गया, पॉइंट सी मिल गया। अब जब दोनों पॉइंट मिल गए तो ये रेड लाइन का इक्वेशन हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए ये है, सी ये है, लैम्डा और म्यू ये है ना। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए सी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा ए और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको माइनस करेंगे तो ये है एल लैम्डा प्लस x1, ये है ए म्यू प्लस x1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 कैंसिल हो जाएगा, एल लैम्डा माइनस ए म्यू बचेगा। उसी तरह से दूसरा एम लैम्डा माइनस बी म्यू और तीसरा एन लैम्डा माइनस सी म्यू बचेगा। x1 y1 z1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट हमने निकाल ही लिया है, ए वाला पॉइंट ले लो या सी वाला पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, या डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट में से ए और सी में कोई एक चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो हमने इक्वेशन लिखा लाइन ए सी का, इसमें हमने पॉइंट चूज़ कर लिया है, सी पॉइंट को चूज़ किया, ठीक है। आप ए को भी चूज़ कर सकते हो। तो ये आ जाएगा इक्वेशन, है ना। अब इस इक्वेशन में लैम्डा हो गया ये और म्यू हो गया ये, ठीक है। तो अब ये देख के लग रहा होगा कि याद नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली याद करना भी नहीं चाहिए, है ना। आप पूरे प्रोसेस को समझो और पूरे प्रोसेस से ही अपना सोल्यूशन बनाना, क्योंकि ये याद करोगे, प्रोसेस नहीं समझोगे और भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि अब कुछ भी याद मत करो। इनफैक्ट इस चैप्टर में मुझे लग रहा है कि आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी याद करने लायक तो अब कुछ भी नहीं है, सब समझो और पूरे मेथड से क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हमको ये तो करना ही था, है ना, बताना था कि कैसे आएगा और क्या फॉर्मूला आएगा, राइट। सो ये तो हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, जब लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब। अगर पैरेलल हो तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हम प्रोजेक्शन निकालेंगे लाइन इन अ प्लेन जब ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तब, ठीक है। तो इसमें जो रेड लाइन है वो प्रोजेक्शन है, और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर जो डायरेक्शन रेशियो ग्रीन लाइन का होगा वही डायरेक्शन रेशियो रेड लाइन का भी होगा। तो उसका इक्वेशन हमने मान लिया x माइनस यू अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस वी अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस डब्ल्यू बाई एन। इसमें यू वी डब्ल्यू मेरे को निकालना है, मतलब मेरे को इस रेड लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने पीछे देखा कि किसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने बी का कोऑर्डिनेट मान लिया ए म्यू प्लस x1 बी म्यू प्लस y1 सी म्यू प्लस z1, ठीक है। ये कहाँ से आया, अभी जो प्रीवियस केस देखा है वहाँ से हमने बी का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिखा। हमने वहाँ पे कैसे लिखा था, लाइन ए बी का इक्वेशन निकाला, फिर उसको म्यू माना, फिर उस पर इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट निकाला। तो उतना स्टेप्स करने के बाद ये चीज़ आ रहा है। और म्यू की वैल्यू फिर हमने कैसे निकाली, इस पॉइंट बी को इस प्लेन के इक्वेशन में रखा, सॉल्व किया, वहाँ से म्यू निकाला, है ना। तो यहाँ पे हम वो चीज़ डायरेक्टली कर रहे हैं। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी इतनी, म्यू आ गया और बी क्या कोऑर्डिनेट्स म्यू के टर्म्स में है ही, तो फिर आपको यू वी डब्ल्यू मिल जाएगा। यू वी डब्ल्यू मिल जाएगा तो आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो आराम से, है ना, प्रोजेक्शन का इक्वेशन, राइट। तो ये तो बस यहाँ पे मोटा मोटा समझा दिया गया आपको कैसे करना है ना। हालांकि ये पूरा फॉर्मूला बन गया है, आप इसको पूरा याद भी कर सकते हो, बट क्यों याद करोगे, कितना याद करोगे, है ना। तो प्रोसेस तो समझ गए होगे आई थिंक, है ना। तो अगर प्रोसेस आप अगर समझ गए हो तो फिर क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। हाँ लेकिन बट
मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया तो मैं फिर फॉर्मूले से लगाऊंगा, बट आप अगर सॉल्व करना चाहो तो पूरे प्रोसेस से कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोजेक्शन of the line x minus 1 equals 2 equals y plus 1 upon minus 1 equals z minus 3 upon 4 in the plane x plus 2y plus z minus 9 equals 0। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर 1 to 1। ठीक है, वो यहाँ से दिख रहा है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 2 - 1 4, तो ये है इतना। ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम ये चेक कर रहे हैं कि जो लाइन और प्लेन है वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, तभी तो फिर अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, या जो भी मेथड या कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा करेंगे। तो फिर हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ा, जो कि 4 आया, 0 नहीं आया। 0 नहीं आया का मतलब ये हो गया कि लाइन एंड प्लेन आर नॉट पैरेलल, एंड इफ़ दे आर नॉट पैरेलल देन द फर्स्ट केस अप्लाइज। ठीक है, ओके। ABC 1 to 1 है, एलिमेंट 2 - 1 4 है, ये तो अभी हमने देख लिया है ना। x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 है 1 - 1 3 है ना। ये कोऑर्डिनेट्स हो गया एक पॉइंट का जो कि इस लाइन पे है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूले हैं ये हम डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालने वाले हैं, है ना। तो लैम्डा निकाला, सारी वैल्यूज़ रख के, है ना, आप देख सकते हो, आप खुद ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो लैम्डा आया 7/4 के बराबर, है ना। फिर अब हम म्यू निकालेंगे, तो जो म्यू की वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है। ठीक है, राइट, और ये वैल्यूएट होके आ गया 1/2 के बराबर। अब जब लैम्डा और म्यू आ चुका है तो अब हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज़ को रखना है ना। ओके, तो रेफरेंस के लिए सारे वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ABC LMN x1 y1 z1 लैम्डा और म्यू, है ना। म्यू में हमने क्या किया, 1/2 को 2/4 लिखा है। क्यों लिखा है, देखो लैम्डा 7/4 है ना, लैम्डा 7/4 है, तो म्यू को भी डिनोमिनेटर सेम कर लिया हमने, है ना, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यूज़ पुट करना चालू कर रहे हैं। तो x - x1 y - y1 z - z1 ये तो लाइन का इक्वेशन का पार्ट हो गया। तो x - 1 y + 1 z - 3 ये तो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ए म्यू ये हो जाएगा तुम्हारा 2/4 के बराबर, तो वो यहाँ पे लिख दिया। बी म्यू हो जाएगा 4/4 के बराबर, और सी म्यू हो जाएगा 2/4 के बराबर। फिर एल लैम्डा 14/4 हो रहा है, एम लैम्डा -7/4 हो रहा है, और एन लैम्डा 28/4 हो रहा है ना। अब ये 4 मैंने जानबूझ के सबका डिनोमिनेटर बनाया है ताकि कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा इजी पड़े, है ना। ये 4 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे इक्वेशन को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको, है ना। तो फिर यह आ जाएगा 4x - 4 - 2 / 12। 12 कैसे आया, 14 - 2 12 हो गया अपन 4, 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर का 4 चला गया, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 4y + 4 - 4 / -11 4z - 12 - 2 / 26। ठीक है, अब क्या करा, सिंप्लीफाई किया, ये चीज़ आई। और अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये 4x था, 4y 4z, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया वापस से पूरे इक्वेशन को, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो फिर जो फाइनली हमारा इक्वेशन आएगा वो ये आ रहा है। ठीक है, देखो आई वोंट रिकमेंड कि आप ये मेथड से जाओ, है ना। जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है वैसे करना, है ना। फॉर्मूला लगाना लगा सकते हो, है ना। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फॉर्मूला मत लगाओ, है ना। बट मैं तो ये कहूँगा इतना देखो याद करना पॉसिबल नहीं है ना। तो जो पूरा मेथड था आप कोशिश करना उस मेथड से जाने का, वो आपको ज़्यादा इजी लगेगा, ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, है ना। बट फिर भी इट्स ऑल अप टू यू। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन x + 1 / -2 = 5 - 1/3 = z + 2/4 इन द प्लेन 2x + y + 4z - 1 = 0। ठीक है, अगेन हमने डायरेक्शन रेशियो निकाला प्लेन का, नॉर्मल का और लाइन का, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ा, वो 15 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, मतलब अगेन लाइन और प्लेन पैरेलल नहीं है। ठीक है, ओके। फॉर्मूले वापस से ये वाले ही यूज़ होंगे। इसके लिए हमें लैम्डा म्यू निकालना है, और ABC ये है, LMN ये है, x1 y1 z1 ये है। लैम्डा निकाला 2/3,
ठीक है। ये कैलकुलेशंस आप देख सकते हो खुद से, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप पुट करो, निकालने की कोशिश करो। यहाँ पे इनफैक्ट वैल्यूज़ रख के भी कैलकुलेशंस पूरा डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। म्यू की वैल्यू आएगी ये, म्यू आ गया 10/21 के बराबर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करना है, राइट। तो म्यू है 10/21, लैम्डा है 2/3, इसको 14/21 लिखा। देखो अगेन मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम कर लिया दोनों का, है ना, मैनिपुलेशन करके, राइट। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दिया और 21 से डिवाइड किया तो फिर ये चीज़ आ गई, है ना। अब आप यहाँ पे चाहो तो इसको वापस से 21 से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया है ना। आप इसको आगे भी, जैसे डिनोमिनेटर है तो इसमें भी फैक्टर्स कॉमन निकल रहे हैं, तो आप उसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे मान लिया 4 से डिवाइड कर दिया तीनों को, है ना, या 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करना बेटर रहेगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, है ना। इनफैक्ट आप 16 से भी डिवाइड कर सकते हो, सीधे सीधे दिख रहा है ना, तो और सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। बट ठीक है, यहाँ तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन इन द प्लेन दिस, है ना। इस बार हम देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल टू द प्लेन वो है 1 1 -1, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है 1 1 2 के बराबर। इसको जब हमने मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो 0 आ गया। ओके, वेरी गुड। इस बार लाइन और प्लेन पैरेलल हैं, तो इस बार आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। इस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, है ना। इक्वेशन हो जाएगा ये, नीचे वाले जो डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के वो तो सेम ही रहेंगे, बस आपको एक पॉइंट खोजना है, और वो पॉइंट क्या होगा, ए म्यू प्लस x1, बी म्यू प्लस y1, सी म्यू प्लस z1, जिसमें म्यू की वैल्यू ये होगी, है ना। तो फिर हमने यहाँ पे ए बी सी एल x1 y1 z1 लिख लिया है, और अब इसमें पुट करके ये सारी वैल्यूज हम म्यू निकालने वाले हैं ना। हालांकि इसमें एल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ए बी सी और x1 y1 z1 की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो म्यू में ये सारी वैल्यूज़ पुट की हमने, ए बी सी की और x1 y1 z1 की, कैलकुलेट किया, ये आ गया 2/3 के बराबर, है ना। तो यू वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, अब इनमें आपने ए म्यू और x1 y1 z1, बी म्यू सी म्यू ये सारी वैल्यूज़ डाल दी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ डालोगे तो ये आ जाएगा -1/3, 5/3, 4/3, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो तो सेम रहने वाला था ओरिजिनल लाइन के, और जो पॉइंट हमको यहाँ से मिल गया इमेज, ये सॉरी प्रोजेक्शन वाले लाइन पे, है ना। तो इक्वेशन हो जाएगा ये, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर, है ना। हमने 3 क्वेश्चन किए और तीनों में फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, तो बट मेथड हमने शुरू में समझा दिया था कैसे करना है। तो अगर आपको मेथड समझ में आया तो आई रिकमेंड कि आप मेथड पूरा यूज़ करो, है ना। उसमें आपको याद करने का कुछ झंझट नहीं रहेगा, और आप लॉजिकली सॉल्व करते जाओगे, और इतने कैलकुलेशंस एक बार में आएंगे नहीं, है ना। तो छोटे छोटे कैलकुलेशंस होंगे और वो इजीली निकल जाएंगे, तो गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। Now let us discuss question number 9. Find the shortest distance between the z-axis and the line x plus by plus cz plus d equal to 0 and a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0, ठीक है। तो हमारे पास में z-axis गिवन है, ये रेड वाला जो लाइन है इसको हम z-axis बोल रहे हैं, और जो लाइन है वो एक्चुअली में आपको 2 प्लेन के इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना रखा है ग्रीन प्लेन और एक ब्लू प्लेन, आपको दिख रहा होगा। इन्हीं दोनों का इक्वेशन हम मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन में गिवन है वो है, ठीक है। और इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये ब्लैक लाइन है, ठीक है। तो इसी ब्लैक लाइन की बात कर रहा है। इस ब्लैक लाइन और ये जो जेड एक्सिस है रेड लाइन, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जेड एक्सिस हो गया रेड वाला, और ये दोनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये ब्लैक लाइन है। इस ब्लैक लाइन और इस रेड लाइन के बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और ब्लैक लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इंस्टेड हमको ये दो जो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं इनका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो
क्या है ना कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि वो ब्लैक लाइन का इक्वेशन हम निकाल लें, ठीक है, वो ब्लैक लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे और जो z एक्सिस है इसका इक्वेशन हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो z एक्सिस का इक्वेशन और ब्लैक लाइन का इक्वेशन, क्योंकि अभी हमने देखा कि दो प्लेन्स जो है से पास करने वाले लाइन का, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो इक्वेशन है वो निकाला जा सकता है ना। बट हम उस मेथड में नहीं जाएंगे, उससे भी आसानी से हम इस काम को कर सकते हैं, है ना। मैंने जब वो बता रहा था मैं कि दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तब मैंने ये भी बोला था कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार लाइन का इक्वेशन निकालना पड़े, है ना। बिना लाइन का इक्वेशन निकाले हुए भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम चल जाएगा, है ना। तो देखो, अगर हमें जो लाइन है ना, उससे पास करता हुआ एक और प्लेन मिल जाए, है ना, जैसे कि यहाँ पे है ना, ये ऑरेंज प्लेन है ना, तो हम इस ऑरेंज प्लेन को इस कॉन्फ़िगरेशन में रखें कि वो इस रेड लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑरेंज प्लेन और रेड लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो वो एक्चुअली में इस ब्लैक लाइन और रेड लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा, राइट। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों तो पैरेलल है ना, रेड लाइन और ऑरेंज प्लेन हमने ऐसा चूज़ किया है कि वो इस रेड लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। तो अब ये प्लेन और इस रेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में इस ब्लैक लाइन और रेड लाइन के बीच का भी डिस्टेंस है। क्यों है? क्योंकि प्लेन और लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस एक्चुअली इस, आप प्लेन पे कोई भी पॉइंट ले लो और इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, उन दोनों को मिला दोगे तो वही आएगा, बिकॉज दे आर पैरेलल, है ना। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक प्लेन और एक पैरेलल लाइन, तो इनके बीच का डिस्टेंस का क्या मतलब है, आप इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट लो और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आप यहाँ पे एक पॉइंट लो, ये ड्रॉप करो, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये सारे के सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी चूज़ कर लो, ठीक है। अगर ये ब्लैक लाइन यहाँ है, ठीक है, एक मिनट में फिर से बना देता हूँ इस चीज़ को, है ना। ये प्लेन है आपका, है ना, ये रेड वाली लाइन हो गई और ये आपके इसमें ब्लैक वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो हमने तो प्लेन को और लाइन को पैरेलल बनाया है, ठीक है, ओके। अब पैरेलल बना दिया है तो ये जो लाइन है और ये जो रेड वाली लाइन थी आपकी, है ना, ये ओके, और ये ब्लैक वाली लाइन है ना, तो इनको भी अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो सेम ही आएगा प्लेन और लाइन के बीच का डिस्टेंस। बिकॉज प्लेन और लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या, इस प्लेन के पॉइंट से इस लाइन के किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस, और इस प्लेन में ही लाइन लाई कर रहा है तो लाइन के सारे पॉइंट प्लेन के ही पॉइंट होंगे, है ना। आई होप, मेरे को लग रहा है ओवर एक्सप्लेन ना कर दिया हो मैंने, है ना। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ, है ना। ओके, तो अल्टीमेटली जो हमारा टास्क है वो ये है कि अब हम इस ऑरेंज प्लेन और इस रेड लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। सो दैट विल सफाइस, वो हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शो कर रखा है कि अगर हम इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक ऑरेंज प्लेन लें, ठीक है, और फिर जेड एक्सिस और इस ऑरेंज प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालें, तो वो इफेक्टिवली ये जो हमारा ब्लैक लाइन था यहाँ पे, है ना, उससे जो डिस्टेंस होगा उसी के बराबर ये चीज़ हो जाएगी, है ना। अच्छा, ठीक है, तो अब ये ऑरेंज प्लेन का इक्वेशन देखना होगा पहले, है ना। तो ऑरेंज प्लेन का इक्वेशन कैसे निकलेगा, देखो, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला तीसरा प्लेन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, z एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, z एक्सिस का इक्वेशन होगा x/0 इक्वल टू y/0 इक्वल टू z/1 के बराबर, ठीक है। कैसे आया ये 0 0 1 नीचे, देखो ये इक्वेशन में निकालने का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। z एक्सिस के पैरेलल, खुद जो z एक्सिस है वो z एक्सिस से 0 डिग्री पे होगा, तो cos 0 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो जो डायरेक्शन कोसाइन में जो z वाला कंपोनेंट आ रहा है या थर्ड कंपोनेंट आएगा वो 1 के बराबर आएगा। लेकिन z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस से 90 डिग्री पे होता है, तो cos 90 0 0 हो जाएगा। तो नीचे वाला तो समझ में आ रहा है 0 0 1 हो गया।
ऊपर क्या कह रहा है, ऊपर ये कह रहा है कि x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो लिखा है, मतलब ये 0 0 0 से पास कर रहा है, डेफिनेटली z एक्सेस ओरिजिन से पास करेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ z एक्सेस, है ना, ठीक है। तो z एक्सेस का इक्वेशन आ गया। अब एक चीज़ और, ये जो ऑरेंज प्लेन है वो पैरेलल है z एक्सेस से, राइट। तो ऑरेंज प्लेन अगर z एक्सेस से पैरेलल है तो एक चीज़ और आपको समझ में आ रही होगी, और वो ये है कि जो इस ऑरेंज प्लेन का नॉर्मल होगा, ठीक है, और ये जो z एक्सेस है वो राइट एंगल पे होंगे, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, है ना। तो अगर मैं इस प्लेन के, ऑरेंज प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ को देखूं और z एक्सेस के डायरेक्शन रेशियोज़ को देखूं तो दोनों का प्रोडक्ट करके जोड़ेंगे तो ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो पहले प्लेन का इक्वेशन है कहाँ हमारा, ये ऑरेंज वाला, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो x कंपोनेंट क्या है इसका, यहाँ से और यहाँ से मिला के क्या आएगा, a प्लस A1 लैम्डा, ठीक है, क्या आएगा ये, या फिर a प्लस लैम्डा A1 बोल लिया, है ना। a प्लस लैम्डा A1 x आएगा, फिर दूसरा क्या आएगा b प्लस लैम्डा B1 y, और तीसरा आएगा c प्लस लैम्डा C1 z प्लस d प्लस लैम्डा D1 इक्वल टू 0, है ना। तो x का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, a प्लस लैम्डा A1, ठीक है, y का b प्लस लैम्डा B1 और z का c प्लस लैम्डा C1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस लैम्डा A1, b प्लस लैम्डा B1, c प्लस लैम्डा C1, है ना। ये तो हो गए ऑरेंज प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज़, और z एक्सिस का क्या हो गया, 0 0 1। तो यहाँ पे 0 0 और 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और इसको 0 से इक्वेट किया गया है। तो पहले दोनों तो टर्म्स चले गए, 0 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से निल हो गए। यहाँ बचा आपके पास c प्लस लैम्डा C1 इक्वल टू 0, है ना। तो c प्लस लैम्डा C1 0 होगा तो लैम्डा कितना आ जाएगा, माइनस c अपॉन C1, है ना। बात समझ में आ रही है। तो अब हम जो हमारा ऑरेंज प्लेन है इसका इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, पहला x का कोफिशिएंट क्या हो रहा था, a प्लस लैम्डा A1, है ना। तो a प्लस लैम्डा की जगह रखा माइनस c/c1 इंटू A1 हो गया, है ना। फिर y का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, b प्लस लैम्डा B1, है ना। आप ये वाला जो प्लेन का इक्वेशन लिखा है इससे देख सकते हो, है ना। मैं डायरेक्टली कंबाइन करके लिख रहा हूँ, है ना। ये अलग अलग लिखा हुआ है लैम्डा करके अलग से पूरा, बट आप x वाले को एक साथ कर लो, y वाले को एक साथ कर लो, z वाले को एक साथ कर लो तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। तो ये y का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ से by, और ये हो रहा है लैम्डा B1 y, है ना। तो दैट इज़ b प्लस लैम्डा B1, है ना। तो लैम्डा की जगह रख दिया माइनस c/c1। फिर z वैसे ही हो जाएगा c प्लस लैम्डा C1, है ना। तो c प्लस लैम्डा की जगह माइनस c/c1 इंटू C1 z प्लस d प्लस लैम्डा D1, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ भी लैम्डा की जगह हमें रखना है माइनस c/c1, वो आगे रख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये पूरा हो गया, यहाँ पे हमने d प्लस लैम्डा D1 में लैम्डा की जगह माइनस c/c1 रख दिया, ठीक है। अब क्या किया, पूरे इक्वेशन को c1 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब c1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a c1 माइनस ca1x प्लस b c1 माइनस cb1y प्लस cc1 माइनस cc1z प्लस c1d माइनस cd1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखो ये z वाला तो 0 हो गया, ठीक है, ये cc1 माइनस cc1 हो रहा है तो 0 हो गया, तो बच गया ये, ठीक है, राइट, ओके। तो ये आ गया ac1 माइनस ca1x प्लस bc1 माइनस cb1y प्लस c1d माइनस cd1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ऑरेंज प्लेन, ठीक है। अब ऑरेंज प्लेन ये है और ये मान लिया z एक्सिस है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है, ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से निकालोगे तो वो इस लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस होगा। और z एक्सिस पे आपको पता है कि 0 0 0 एक पॉइंट है क्योंकि z एक्सिस ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इफेक्टिवली हम क्या करेंगे, 0 0 0 का डिस्टेंस इस प्लेन से निकाल लेंगे, ठीक है। तो 0 0 0 सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकालने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ऑरेंज प्लेन, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट को रखते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में 0 0 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, y वाला भी 0 हो जाएगा, z तो है नहीं
ये बच जाएगा आपका C1D माइनस CD1, तो ये ऊपर हो गया C1D माइनस CD1, और नीचे क्या आएगा, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ के रूट लेना होता है ना। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है, पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस है ना। तो वो चीज़ इतनी आ गई, जेड कंपोनेंट तो है नहीं इसमें, तो ये 2 टर्म्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस है ना, जो कि रिक्वायर्ड था हमें, एंड दिस इज़ द आंसर, ठीक है। आप ठीक से देख पा रहे हो कि निकालना था लाइन और लाइन के बीच का डिस्टेंस है ना, लेकिन लाइन का इक्वेशन 2 प्लेन के फॉर्म में दिया था, तो हमने उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक पैरेलल प्लेन बनाया, ठीक है, और उस पैरेलल प्लेन और लाइन के बीच के मतलब जेड एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को वो डिस्टेंस बताया जो कि दोनों लाइन के बीच में होना था एक्चुअली। फिर हमने ये डिस्टेंस भी नहीं निकाला, हमने क्या निकाला, फिर इस लाइन पे एक पॉइंट माना और उस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से निकाला, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 बार कन्वर्ट हुआ है ना, और इफेक्टिवली जो डिस्टेंस आना था जेड एक्सिस और लाइन के बीच में वो इफेक्टिवली कन्वर्ट हो गया जेड एक्सिस पे एक पॉइंट जो कि ओरिजिन लिया है और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस, ऐसा कन्वर्ट हो गया है ना, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें हमने एक्चुअली लाइन का इक्वेशन नहीं निकाला, ठीक है। क्या वो ज़्यादा सिंपल होता कि दोनों जो प्लेन्स थे उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन निकाल लेते, फिर जेड एक्सिस का इक्वेशन तो मालूम ही है और दोनों इक्वेशन मिल जाते लाइंस के, तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। वो आप देखो, अगर लाइन मतलब दोनों प्लेन्स जो है ना, अगर वो स्पेसिफिक प्लेन्स दिए गए होते तो ये थोड़ा बहुत सोचा जा सकता था करने का, लेकिन जो दोनों प्लेन्स हैं ना उनका इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया है, तो ये बहुत ही मतलब इतना कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन हो जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, एक्सप्रेशंस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ना। तो ये बेस्ट वे करने का है ना, आप उस डायरेक्शन में मत सोचना कि हम लाइन के इक्वेशन निकालेंगे और फिर दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो बहुत लंबा चौड़ा मतलब ज़्यादा बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है और बहुत लंबे लंबे एक्सप्रेशंस आते हैं उसमें, ठीक है। एनीवेज आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा, है ना, थोड़ा लंबा लगा होगा बट ठीक है, इजी है, कैलकुलेशंस कम थे और लॉजिक जो हमारा था वो बिल्कुल फ्लो में चलता गया और वी गॉट द आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमें चाहिए था। ओके ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू x by l equals y by m equals z by n and perpendicular to the plane containing x by m equals y by n equals z by l and x by n equals y by l equals z by m, ठीक है। एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, है ना, कि ये जो लाइंस के इक्वेशंस लिखे हुए हैं ना तीनों के तीनों, ये सब ओरिजिन से पास कर रहे हैं। आप सबका न्यूमरेटर देखो, इफेक्टिवली बोल सकते हैं x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो लिखा हुआ है, तो 0 0 0 है ना। ये जो तीनों लाइंस हैं वो ओरिजिन से पास कर रही हैं, पहली चीज़ तो ये हो गई, है ना। अब क्वेश्चन क्या क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस, ये जो पहला वाला लाइन है इससे, है ना। तो इस लाइन को हमने ये फिगर में, फिगर देख के ज़्यादा क्लियर होगा, ब्लैक वाला लाइन माना है, ठीक है। ये ब्लैक वाला लाइन है, इससे पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन हमें लिखना है, तो उससे जो पास होता हुआ प्लेन है वो ये ग्रीन वाला प्लेन है, ठीक है। इस ग्रीन प्लेन का हमें इक्वेशन लिखना है और ये इस ब्लैक लाइन को कंटेन करता है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस, है ना। अब ये जो बाकी दोनों लाइंस हैं वो ये ब्लू कलर में शो किया हुआ है, ठीक है, ये दोनों ब्लू लाइंस हैं, ठीक है। अब इन दोनों ब्लू लाइंस को एक प्लेन कंटेन करता है, वो ऑरेंज प्लेन मान लिया हमने, ठीक है, वो ऑरेंज प्लेन है। और क्या कह रहा है कि दिस ग्रीन प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस, मतलब ये दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो एक्चुअली में 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री के बराबर है ना। अच्छा ठीक है, तो अब ये जो ग्रीन प्लेन है इसका इक्वेशन हम मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये ब्लैक लाइन इस प्लेन में है, ब्लैक लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन जो है इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये प्लेन भी ओरिजिन से पास करेगा, मतलब हम एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 रख सकते हैं, वो सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा d इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारा प्लेन का इक्वेशन रिड्यूस होके हो गया
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो हो गया, डी ख़त्म, 3 वेरिएबल और बचे हैं ए बी सी। अब देखते हैं ये कैसे निकलेगा, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करते हैं। तो हमें एक चीज़ दिया हुआ है, ब्लैक लाइन इज़ कंटेंड इन द प्लेन, ठीक है। ब्लैक लाइन इस प्लेन में है, बिल्कुल सही बात है। अगर ब्लैक लाइन इस प्लेन में है तो इस प्लेन का नॉर्मल और ये ब्लैक लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन 0 के बराबर होगा, ठीक है। कहाँ से आया, ए बी सी तो जो प्लेन के नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो हो गया, और एल एम एन ये जो ब्लैक वाला लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अभी और इक्वेशन चाहिए हमें क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हैं, ठीक है। अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ये डॉटेड लाइन को लेके, ठीक है। ये डॉटेड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, है ना। अब ये डॉटेड लाइन के इक्वेशन का क्या चक्कर है ना, कैसे निकलेगा ये देखो। ये जो डॉटेड लाइन है ये जानबूझ के हमने बनाया है इस ऑरेंज प्लेन में जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये डॉटेड लाइन इस ऑरेंज प्लेन में है और ये ऑरेंज प्लेन और ग्रीन प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो फिर ये जो डॉटेड लाइन है एक्चुअली में इस ग्रीन प्लेन के नॉर्मल है। अगर ये ग्रीन प्लेन के नॉर्मल है और ग्रीन प्लेन के इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिवली ये डॉटेड लाइन इस ग्रीन प्लेन का नॉर्मल है, ठीक है। तो डॉटेड लाइन का इक्वेशन हो गया एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी। ऊपर में इफेक्टिवली एक्स माइनस ज़ीरो एक्स माइनस ज़ीरो वाई माइनस ज़ीरो जेड माइनस ज़ीरो लिखा हुआ है, मतलब ये लाइन 0 0 0 से पास कर रहे हैं, वो तो हमने डिलिबरेटली पास करवाया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन है और ये जो दोनों ब्लू लाइन है ये कोप्लानर है, ठीक है। ये तीनों लाइंस जो हैं एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो जब तीनों लाइन एक प्लेन में है तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप तीनों का डायरेक्शन रेशियो को डिटर्मिनेंट में डाल दीजिए रो वाइज और उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा करने से हमें कंडीशन मिल जाएगा कि ये तीनों लाइंस की कोप्लानरिटी का, ठीक है। तो वो क्या आ रहा है, ए टाइम्स एम एन माइनस एल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एन एल माइनस एम स्क्वायर प्लस सी टाइम्स एल एम माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ओके। तो अब एक तो इक्वेशन हमें ये मिला, ठीक है, और दूसरा था ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0 के बराबर, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि वही पुराने वाले रेशियो वाले तरीके, ए बाई दिस इक्वल टू बी बाई दिस इक्वल टू सी बाई दिस, है ना। वैसे ही करना है, जैसे ये ए को पकड़ा तो फिर अब बच गया बी का कोफिशिएंट सी का कोफिशिएंट, और इसमें भी बी का कोफिशिएंट और सी का कोफिशिएंट, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, राइट। तो वही किया हमने। आप इसको एक बार देख सकते हो, खुद से करने का ट्राई करो। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो पहले तो हमने क्या किया कि ये जो है ब्रैकेट्स को ओपन किया, मतलब जो पहला ब्रैकेट है उसमें ये m से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें n से, फिर इसमें n से, इसमें l से, ये सारे मल्टीप्लिकेशंस करके हमने दो ब्रैकेट्स बना लिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इस स्टेप में हमने क्या करा है, थर्ड वाले में, इसमें हम एम एन स्क्वायर और एन एम स्क्वायर को एक साथ कर रहे हैं, फिर एल एम स्क्वायर और एन स्क्वायर एल को एक साथ कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही तीनों में कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से एम एन कॉमन लिया तो एम माइनस एन बचा। दूसरे वाले में यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कि एल एम स्क्वायर माइनस एन एल स्क्वायर लिखा है, तो एल बाहर आएगा, फिर अंदर बच जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को लिख सकते हैं एम माइनस एन एम प्लस एन, ठीक है। इसी तरह से बाकी दो में भी सेम चलेगा। फिर अब आप पहले वाले में देखो कि एम माइनस एन कॉमन आ रहा है, तो एम माइनस एन को जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ बच जाएगा एम एन प्लस एन एल प्लस एल एम, है ना। दूसरे वाले में एन माइनस एल कॉमन आ जाएगा उसी तरीके से ये, फिर तीसरे वाले में एल माइनस एम, ठीक है। आप इसको यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो और ख़ुद से एक बार ट्राई करो, है ना, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है बट है इजी, है ना। ये मैनिपुलेशंस आसान है ना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है।
अच्छा, अब ये वाला जो फैक्टर है ना, जो तीनों में आ रहा है mn प्लस NL प्लस LM, ये तीनों में कॉमन है, ठीक है, तो वो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो वो तीनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, a ओवर m माइनस एन इक्वल्स b ओवर n माइनस एल इक्वल्स c ओवर l माइनस एम, है ना। अब आप समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है ना। ए बी सी को हमने मान लिया, मतलब ये जो एक्सप्रेशन था a ओवर m माइनस एन इक्वल्स b ओवर n माइनस एल इक्वल्स c ओवर l माइनस एम, इसको लैम्डा मान लिया। तो a कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स m माइनस एन, b आ जाएगा लैम्डा टाइम्स n माइनस एल, और c आ जाएगा लैम्डा टाइम्स l माइनस एम के बराबर, है ना। अब हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में जो प्लेन का मेरा इक्वेशन था उसमें ए बी सी की वैल्यू डाल दी। ए बी सी की वैल्यू डालेंगे, लैम्डा सब में कॉमन आएगा, लैम्डा को हटा लिया, ठीक है। और लैम्डा को जब हम हटा लेंगे तो फिर हमारा ये इक्वेशन आएगा m माइनस एन एक्स प्लस n माइनस एल वाई प्लस l माइनस एम जेड इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था, है ना। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन x प्लस 1 ओवर माइनस 3 इक्वल्स y माइनस 3 ओवर 2 इक्वल्स z प्लस 2 ओवर 1 एंड द पॉइंट 0,7, माइनस 7 एंड शो दैट द लाइन लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं एक्चुअली, है ना, एक एक करके देखते हैं। तो पहले तो मान लिया कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है आपका, है ना, जिसका इक्वेशन हमें निकालना है, वो ये ऑरेंज प्लेन है। और इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये एक लाइन को कंटेन करती है, वो ये वाली लाइन है, और इस पे एक पॉइंट भी है, वो है पॉइंट के 0,7, माइनस 7 के बराबर, ठीक है। अच्छा, इस लाइन पे भी एक पॉइंट है, वो है -132, है ना। ये इक्वेशन से समझ में आ रहा होगा। तो वो पॉइंट H मान लिया हमने, वो यहाँ पे हमने डायग्राम में शो कर रखा है, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक लाइन एक प्लेन का जो है उस पर अगर एक पॉइंट पता हो और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता हो, तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। तो हमने मान लिया जो ये प्लेन है ना, इसका जो नॉर्मल है, इसका डायरेक्शन रेशियो कैपिटल ABC मान लिया, ठीक है। और इस पर एक पॉइंट ले लिया हमने, वो है ये -1, और -2 के बराबर, है ना, राइट। ये 0,7, -7 भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, हमने इसको ले लिया, है ना। H पॉइंट को ले लिया, K को भी ले सकते थे, कोई भी एक लेना था। तो ये हो जाएगा a टाइम्स x प्लस 1, b टाइम्स y माइनस 3 प्लस c टाइम्स z प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर, है ना, ठीक है। अब क्या है कि ये जो लाइन है, ठीक है, वो तो इस प्लेन में है, और इस पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है, वो और ये लाइन के बीच का एंगल फिर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल वेक्टर और ये जो लाइन है इस प्लेन में, इसके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं वो है -3 to 1, और जो नॉर्मल है उसका हमने कैपिटल ABC मान रखा है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो फिर हम कह सकते हैं -3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, है ना। मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, है ना, 0 आना चाहिए, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गया मेरा। दूसरा ये है कि ये प्लेन में ये पॉइंट K भी है, तो पॉइंट K इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस प्लेन के इक्वेशन में XYZ की जगह 0, 7 और -7 रखा। तो जब आप 0, 7 और -7 रखोगे तो ये बनेगा a प्लस 4b माइनस 5c इक्वल टू 0, है ना। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2, है ना। तो आप इक्वेशन 2 को देखो और इक्वेशन 1 को देखो, राइट। वहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, है ना। फिर से वही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट ले लिया, a बाई -10 - 4 इक्वल्स b ओवर -15 + 1 इक्वल्स c ओवर -12 - 2 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया a बाई -14 इक्वल्स b बाई -14 इक्वल्स c बाई -14। इसको तो देख के समझ में आ रहा होगा कि a b c तीनों बराबर होंगे, ठीक है, राइट। तो a b c तीनों अगर बराबर होंगे तो फिर ए बी सी को अगर k मान लिया तो वो k टाइम्स x प्लस 1, k टाइम्स y माइनस 3, k टाइम्स z प्लस 2 हो जाता, k कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी इन शॉर्ट तीनों हट गए यहाँ से, तो इफेक्टिवली हमारा जो इक्वेशन बचेगा वो ये बच रहा है।
और ये कांस्टेंट है 1 + 2 - 3, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो जो हमारा इक्वेशन बचेगा वो बचेगा x + y + z = 0 के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आ गया प्लेन आपका x + y + z = 0। अब इसमें एक लाइन है, हमें प्रूव करना है कि वो इसमें लाई कर रहा है इस प्लेन में, है ना। तो वो कैसे पता लगेगा, कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम ये प्रूव कर दें कि लाइन पे जो पॉइंट है, कोई सा भी एक पॉइंट उठा लिया और उसको प्लेन में सेटिस्फाई कर रहा है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइन प्लेन में लाई कर रहा है तो उस पर कोई भी रैंडम पॉइंट अगर आप चूज़ करो तो वो डेफिनेटली उस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज दैट पॉइंट इज़ ऑल्सो लाइंग इन द प्लेन, ठीक है। और दूसरा ये कि जब लाइन इस प्लेन में है तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा उससे ये लाइन 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये जो x + y + z = 0 आया है, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1, ठीक है। ये जो प्लेन है इस पर एक पॉइंट है 0, 7, -7, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो 0, 7, -7 जो है इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x y z की जगह मैंने रखा, x की जगह 0, y की जगह -7 और z की जगह +7, तो ये आ गया 0 के बराबर, ठीक है। मतलब एक कंडीशन तो मेरा सेटिस्फाई कर गया। दूसरा क्या है कि ये लाइन और जो ये प्लेन है इसका नॉर्मल, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 और लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 - 3 2, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो ये आ गया 1 - 3 + 2 = 0, ठीक है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। तो चूँकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो एंड विद दिस प्लेन की थियरी हमने कंप्लीट कर ली है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम लोग PYQs देखेंगे, JEE मेन और JEE एडवांस के, प्लस सम एडिशनल क्वेश्चंस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट्स और जो ग्रिप है इस चैप्टर पे वो और क्लियर हो जाए और आप पूरी तरह से इस चैप्टर को लेके प्रिपेयर्ड हो जाओ। ओके, सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।